उसी दिन की स्मृति में हमने आज का ये वेबिनार यहाँ आयोजित किया है। आप सभी का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। आप सभी को विदित है कि कम्युनिकेशन टुडे पिछले 26 वर्षों से नियमित रूप से एक त्रैमासिक के रूप में प्रकाशित किया जा रहा है और इसी बैनर पर हमने 2 अक्टूबर 2020 को एक संकल्प लिया कोविड काल में कि हम इस आभासी मंच के माध्यम से अपनी एक यात्रा शुरू करें विचार विमर्श की, जहां मीडिया से जुड़े हुए विषयों पर देश विदेश के विभिन्न शहरों में जो विशेषज्ञ हैं वो हमसे जुड़ें और ये संवाद का सिलसिला किस्म के रूप से चलता रहे। आज इस 82वीं वेबिनार में आप सभी का स्वागत, अभिनंदन। और आज की विशेष बात यह है कि हमारे इस आयोजन के साथ वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय जौनपुर का पत्रकारिता जनसंचार विभाग और उसके अध्यक्ष डॉक्टर मनोज मिश्रा, उनके प्रति विशेष आभार, जिन्होंने हमारे इस अभियान को समय समय पर सहयोग और समर्थन दिया है। वेबिनार की शुरुआत में डॉक्टर मनोज मिश्रा हमारे इस विभाग के माध्यम से अभियान से जुड़ते हैं और जब हमने योजना बनाई तब फिर मनोज जी ने कहा कि इस आयोजन को हम हमारे विभाग के साथ करना चाहते हैं। उनके सहयोग के लिए मुझे लगता है उनका जो ये संकल्प है पत्रकारिता से जुड़े हुए विषयों पर इन वैचारिक विमर्श को प्रोत्साहित करने का, उनके सहयोग समर्थन से ये प्रयास सफल और सार्थक होगा। आज की इस चर्चा में हमारे साथ 3 विशेषज्ञ सम्मिलित हैं देश के अलग अलग हिस्सों से। सहयोग से तीनों ही संपादकीय दायित्व का निर्वहन कर रहे हैं। हमारे साथ हैं मेरे ही पुराने विद्यार्थी जिन्होंने हमारे सहयोग साथ में रहकर पीएचडी किया, डॉक्टर चंदन शर्मा, जो जुड़ चुके हैं। वो इस समय जागरण धनबाद के संपादकीय प्रभारी हैं, संस्करण जो है वहाँ का। हमारे साथ शीघ्र ही हमारे दोनों विशिष्ट वक्ता श्री ज्ञानेश उपाध्याय, जो दिल्ली में दैनिक हिंदुस्तान के संपादकीय पृष्ठ के प्रभारी हैं, और रायपुर के वरिष्ठ पत्रकार श्री बाबूलाल शर्मा, वो भी शीघ्र ही हमारे साथ जुड़ेंगे, और डॉक्टर मनोज मिश्रा, जिनकी एक लंबी पारी मीडिया शिक्षण और मीडिया के साथ जुड़ी रही है। इन सभी का परिचय मैं जब आमंत्रित करूंगा इनको अपना वक्तव्य देने के लिए, उस समय आपसे कराऊंगा। लगभग 2 सदी की हिंदी पत्रकारिता की यात्रा, न जाने कितने परिवर्तन, चुनौतियां आती रही। किसी पत्रकारिता के जीवन में कम नहीं होती। यूं तो इस देश की पत्रकारिता की शुरुआत हम 29 जनवरी 1789 से मानते हैं, लेकिन हिंदी में शुरुआत 1826 से वर्ष बाद हम इसकी द्विशताब्दी भी मनाने जा रहे हैं। इस 2 सदी में तकनीकी दृष्टि से बहुत परिवर्तन आया। रेडियो आया, फिल्में आई, टेलीविजन आया, और पिछले लगभग 20, 25, 30 वर्षों से डिजिटल क्रांति भी हुई। इन सारे परिवर्तनों ने, इस सारे विकास ने पत्रकारिता को किसी न किसी रूप से प्रभावित किया, कहीं सकारात्मक, कहीं नकारात्मक। जैसा मैं अक्सर कहता हूं कि हर नई तकनीक अपने साथ नई चुनौतियां, नए संकट और नई उपलब्धियां लेकर के आती है। हिंदी पत्रकारिता भी इनसे अछूती नहीं रही है। आज के दौर में जहां कृत्रिम बौद्धिकता ने पत्रकारिता को प्रभावित किया है, वहीं हमारे देश के चैनलों में न्यूज एंकर भी एआई के रूप में आने लगे हैं, जहां विदेशों में समाचार पत्रों में संपादकीय रोबोट भी लिखने लगे। कई तरह के आरोप प्रत्यारोप हिंदी पत्रकारिता को लेकर के होते रहे। कभी संपादकीय संस्था के अवमूल्यन की बात की गई, तो कभी वैचारिक दारिद्र्य की बात की गई, कभी भाषाई अवमूल्यन पर बात की गई, तो कभी बदलते हुए परिवेश में नए तेवर के साथ पत्रकारिता विकसित हो रही है। आंचलिक क्षेत्र की समस्याओं को जहां इसने उजागर किया, वहीं ऐसे अनेक जुझारू पत्रकार भी हैं जिन्होंने अन्वेषण और खोजी पत्रकारिता के क्षेत्र में अपनी एक विशेष छाप छोड़ी।
बहुत सारे पक्ष हैं जिन पर हम चर्चा कर सकते हैं। साहित्य का क्या स्वरूप रहा, भाषा का क्या स्वरूप है, विकास की क्या स्थिति है, विज्ञान, शिक्षा, न जाने कितने ऐसे क्षेत्र हैं जहां हम पत्रकारिता की उस भूमिका की अक्सर बात करते हैं और इस तरह के अकादमिक आयोजनों में कई अपेक्षाएं भी करते हैं आम पाठक के रूप में। मीडिया को जब आम आदमी इतना सम्मान देता है, संविधान में जिसे चौथी सत्ता कहा गया, क्षमा कीजिए संविधान ने नहीं कहा, संविधान में तो 3 सत्ताएं स्वीकारी, लेकिन जो जनता ने सम्मान दिया इसीलिए इसे चौथी सत्ता के रूप में स्वीकार किया गया। जहां मीडिया का हमारे समाज में इतना महत्व है, इतना सम्मान है, आज जब देश में, दुनिया में जिस तरह से लोकतांत्रिक संस्थाओं के अवमूल्यन पर चिंता प्रकट की जा रही है, कहीं मीडिया भी उसका एक सीमा तक शिकार हो रहा है। रिपोर्टर्स विदाउट बॉर्डर्स, उसकी हाल ही में जो जारी की गई है रिपोर्ट, उसमें हिंदुस्तान का स्थान 161 है। हालांकि जो उनकी प्रक्रिया है, जो उनके मानक हैं, उस पर मतभेद हो सकता है, उस पर विचार विमर्श या डिबेट हो सकती है, लेकिन कहीं एक संकेत है कि हमारे यहाँ अभिव्यक्ति की आज़ादी को लेकर के भी किस तरह की चुनौतियां पत्रकारों के सामने है। तो आइए इन्हीं सभी मुद्दों को लेकर के हम इन्हीं कुछ युवा पत्रकारों के साथ संवाद करते हैं। और सबसे पहले मैं आमंत्रित करता हूं डॉक्टर चंदन शर्मा को। डॉक्टर चंदन शर्मा, जैसा मैंने आपसे कहा कि इस समय दैनिक जागरण जो देश का, जो हमारे हाईएस्ट सर्कुलेटेड न्यूज़पेपर्स हैं उनमें एक है, उस जागरण के धनबाद संस्करण को आप संपादकीय प्रभारी के रूप में नेतृत्व दे रहे हैं। लगभग 2 दशक से मुख्य धारा की पत्रकारिता से डॉक्टर चंदन शर्मा जुड़े हुए हैं। मूलतः धनबाद झारखंड के रहने वाले हैं और वहीं अपनी पत्रकारिता की पारी जो है वो आपकी चल रही है। जो आपने अपनी औपचारिक शिक्षा पत्रकारिता की माखनलाल चतुर्वेदी राष्ट्रीय पत्रकारिता विश्वविद्यालय भोपाल से प्राप्त की। 2002-2004 बैच के आप विद्यार्थी रहे। भोपाल में जब ये पत्रकारिता की पढ़ाई कर रहे थे, विद्यार्थी थे, उस समय नई दुनिया और सांध्य प्रकाश जैसे प्रमुख समाचार पत्रों से आपने अपनी पत्रकारिता के करियर की शुरुआत की। कैंपस चयन के उस दौर में आपका जो पहला एक तरह से नियुक्ति हुई वो अमर उजाला देहरादून और नैनीताल संस्करण में एक तरह से आपने अपनी एक औपचारिक शुरुआत जो पत्रकारिता की है उसकी शुरू की। उसके बाद जयपुर आए, जहां मेरा उनसे संवाद और संपर्क होता है। वहां उन्होंने राजस्थान पत्रिका और दैनिक भास्कर के साथ लगभग 5 वर्ष तक काम किया और उसी दौरान राजस्थान विश्वविद्यालय से जनसंचार केंद्र से अपनी पीएचडी की उपाधि प्राप्त की। आपके पत्रकारिता से जुड़े और पत्रकारिता के शोध अनुसंधान से जुड़े अनेक शोध पत्र देश के विभिन्न पत्रिकाओं में नियमित रूप से प्रकाशित होते रहे हैं और अनेक अकादमिक आयोजनों में आपकी उपस्थिति लगातार बनी हुई है। पिछले लगभग 13 वर्षों से आप बिहार झारखंड में कार्य कर रहे हैं। दैनिक जागरण से पहले आप हिंदुस्तान, आई नेक्स्ट, प्रभात खबर के न्यूज़ रूम को भी हेड कर चुके हैं। प्रभात खबर रांची में नेशनल न्यूज़ रूम की स्थापना और भागलपुर संस्करण के पहले संपादक के रूप में भी उसको लॉन्च करने में आपकी सराहनीय और महत्वपूर्ण भूमिका रही है। पत्रकारिता के क्षेत्र में नए प्रयोगों के लिए आप जाने जाते रहे हैं। मैं डॉक्टर चंदन शर्मा से अनुरोध करूंगा कि 2 दशक की पत्रकारिता के बदलाव और विद्यार्थी के रूप में हमारी पूरी उस पत्रकारिता की जो एक परंपरा है, माखनलाल चतुर्वेदी जिस विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी रहे, वे स्वयं पत्रकार और साहित्यकार के रूप में अपनी एक अमिट छाप हिंदी पत्रकारिता के इतिहास में, भारतीय राजनीति के इतिहास में रखते हैं। ऐसे विश्वविद्यालय के स्नातक और पत्रकारिता के इस नवीनतम दौर से जुड़े हुए डॉक्टर चंदन शर्मा किस तरह से इन सारी चीज़ों को देखते हैं, मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि वे हमारे अनुभव हमारे साथ साझा करें। डॉक्टर चंदन शर्मा। सर नमस्कार, धन्यवाद आप सभी का जो इसमें जुड़े हुए हैं, हमारे बड़े भाई ज्ञानेश जी और बाबूलाल शर्मा सर और मनोज जी, आप सभी का भी धन्यवाद। हिंदी पत्रकारिता इधर ये सब्जेक्ट जो है बहुत मतलब ओपन एंड का है, तो इस पर क्या बोला जाए, कितना बोला जाए, ये बड़ा मुश्किल मतलब टास्क है। फिर भी मैं कोशिश करूंगा कि 10 मिनट में हम लोग इसको सम अप करें जो मेरी अपनी समझ कहती है। पत्रकारिता का, हिंदी पत्रकारिता का कि
लिए जो आप सोशल मीडिया का दौर है, कंट्रोल, ट्रोल, इन सब के दौर में आप देखेंगे तो बड़ी ही नकारात्मकता का माहौल आपको दिखेगा। लगेगा कि हिंदी पत्रकारिता का भविष्य अच्छा नहीं है और हम सिर्फ इतिहास की बात करते हैं, वर्तमान में अखबार खत्म हो जाएगा, प्रिंटिंग खत्म हो जाएगा, अखबार कोई बढ़ता नहीं है, तरह तरह की निगेटिविटी मतलब आपको दिखेगी। लेकिन क्या ये सच है? तो इसको लेकर के हम 2-3 बात से पहले शुरू करेंगे। जैसे कि आप ये मतलब हम लोगों को ये पता होगा कि विश्व में सबसे ज्यादा भाषा, यदि भाषाई पर हम यदि विश्व के पॉपुलेशन को देखें तो दुनिया में सबसे ज्यादा चाइनीज बोली जाती है नंबर 1 पर, नंबर 2 पर अंग्रेजी है, नंबर 3 पर आपको संभवतः यकीन ना भी हो लेकिन नंबर 3 पर अपनी हिंदी है। तो आप समझ लीजिए कि जो विश्व की तीसरी सबसे बड़ी भाषा है उसकी पत्रकारिता या उसकी बोली या उसका भविष्य निश्चित तौर पर हमेशा उज्जवल रहेगा और आने वाले समय में और बढ़ता जाएगा। इसको यदि हम लोग समाचार पत्र के हिसाब से भी देखें तो आप यदि सर्च करेंगे गूगल पर कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट 5 न्यूज़पेपर कौन है, तो उसमें मैं जो देख पा रहा था उसमें 2 जापान के, 2 अपने भारत से हैं, दैनिक जागरण और दैनिक भास्कर, और 1 चाइना का है। तो आप समझ लीजिए कि दुनिया का सबसे ज्यादा प्रसारित न्यूज़पेपर में अपनी हिंदी की 2 है, जापान के 2 हैं। तो हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है, उज्जवल रहेगा। हम लोग आज निश्चित तौर पर एक महत्वपूर्ण दिन है क्योंकि सर ने पहले बताया आपने कि 2026 में 200 साल हो जाएगी हिंदी पत्रकारिता की। और हिंदी पत्रकारिता के इतिहास और पुरानी चीजों पर बहुत मैंने अपने साथ के लोग हैं, सर ने भी बहुत कुछ बताया, मनोज जी हैं और आगे भी बात होगी। मैं वर्तमान पर ही आता हूं और यदि इतिहास के झरोखे से देखें तो एक अलग 18वीं सदी का 1854 में पहला हिंदी समाचार पत्र आया, समाचार सुधा वर्षन, और उसके बाद से चीजें बदली और 19 आजादी का जो दौर था 1920 से 1947 उसमें तमाम अच्छे न्यूज़पेपर आए और सबने मिशन जर्नलिज्म किया। वो अलग टाइप का दौर था जिसमें कि गणेश शंकर विद्यार्थी, अपने माखनलाल चतुर्वेदी जी और तमाम पत्रकार इंक्लूडिंग बापू यानी महात्मा गांधी, उनके न्यूज़पेपर या उनकी पत्रकारिता ने एक देश को अलग दिशा दी। उसी समय आजादी से पहले जो बड़े न्यूज़पेपर आए 1920 में आज का शुरुआत हुआ और दैनिक जागरण 1947 कानपुर से, आज बनारस से प्रारंभ हुआ, जो अभी तक भी हिंदी में एक अच्छी पत्रकारिता कर रहा है और मतलब बड़े मीडिया ग्रुप के रूप में है। तो अब इतिहास वर्तमान में यदि हम इसको देखें तो आप समझिए क्या कि अब क्या दौर है। अब लग रहा है लोगों को एक निराशाजनक लग रहा है कि लोग पढ़ना छोड़ देगा या न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन घट रहा है। तो एक तो ये सत्य नहीं है, न्यूज़पेपर का सर्कुलेशन का ग्रोथ जरूर कम हुआ है लेकिन सर्कुलेशन लगातार बढ़ रहा है। अभी करंट जो एबीसी का आंकड़ा आया उसको ये प्रमाणित करता है, जनवरी टू जून लास्ट या जुलाई टू दिसंबर दोनों आंकड़ा बढ़ता हुआ है। तो कोविड काल में जो डाउनफॉल हुआ था न्यूज़पेपर का वो बढ़ा है और इसमें हिंदी न्यूज़पेपर का योगदान बहुत ज्यादा है। मतलब हिंदी के तमाम न्यूज़पेपर आज इंग्लिश में इंडिया में टाइम्स ऑफ इंडिया नंबर 1 पर है, रीजनल में मलयालम मनोरमा है, लेकिन उसके ऊपर 5 हिंदी के न्यूज़पेपर आ रहे हैं। तो हिंदी पत्रकारिता का भविष्य निश्चित तौर पर उज्जवल है। अब चुनौतियां कहाँ है? चुनौतियां ये है कि लोग पढ़ना छोड़ रहे हैं, ये सच है। मतलब इसके पहले मैं आज बड़ा एक अच्छा पोस्ट में देख रहा था, अपने गुरुजी हैं और अपने माधव सप्रे संग्रहालय के जो हेड हैं विजय दत्त सिरदर सर का, तो उसमें बड़ी अच्छी बात उन्होंने एक लिखी थी कि पूरे 1000 साल यदि ईसा की दूसरी सदी हम देखेंगे सन 1001 से 2000 तक का, तो उसमें एक शोध हुआ था कि पूरे 1000 साल में जो 1000 महापुरुष का एक शोधार्थियों की पूरी टीम ने आकलन किया कि 1000 साल में 1000 महापुरुष कौन कौन हो सकते हैं। तो उसमें पहले नंबर पर जो नाम आया वो योहान गुटेनबर्ग का आया। अब गुटेनबर्ग का नाम क्यों आया? ये माने 1000 साल में 1000 महापुरुष में पहले नंबर पर इनका नाम आया। इसलिए आया क्योंकि इन्होंने मुद्रण यंत्र की खोज की और मुद्रण यंत्र ने क्या क्या किया ये हम लोग भली भांति परिचित हैं
कि प्रिंटिंग के आविष्कार और छपे हुए शब्द ने पूरे मानव सभ्यता को किस तरह बदला, ये हम लोग देख रहे हैं। अब हम इससे इतर जाते हैं तो आप समझिए क्या कि अब क्या हो रहा है, मतलब अब टास्क ये है, चुनौतियां ये है कि छपे हुए शब्द ही कोई नहीं पढ़ना चाह रहे हैं, जो मतलब आम समझ डेवलप हो रही है ये ड्यू टू सोशल मीडिया, इंटरनेट मीडिया, टीवी या चीजें। तो एक चैलेंज तो है कि हम लोग जितने लोग हैं, चाहे पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, शिक्षण से जुड़े हुए हैं, वो छपे हुए शब्द का महत्व और उसकी जरूरत को आगे बढ़ाएं। और चैलेंज ये है कि जो फेक न्यूज है, अब छपे हुए शब्द जब खत्म हो रहे हैं या कम हो रहे हैं तो उसके पीछे जा कहाँ रहे हैं, तो हम सोशल मीडिया, इंस्टा, फेसबुक, इन सब चीजों पर जा रहे हैं। और वहां पर झूठ और सच का इतना मजबूत सम्मिश्रण है कि उसको समझ पाना आम पब्लिक की और समझदार पब्लिक की भी बस की बात नहीं है। तो चैलेंज यही है हम पत्रकारों के लिए, और निश्चित तौर पर हिंदी के पत्रकारों के इसलिए क्योंकि हिंदी भाषी अभी भी हम लोगों की साक्षरता 100% नहीं हुई है और अलग अलग चैलेंज है, भ्रांतियां हैं। तो हिंदी पत्रकारों की चुनौतियां ये है कि कैसे फेक न्यूज से हम आम पब्लिक को बचाएं, ये बड़ी चुनौती है। और इसमें हम पत्रकारों को भी पहले समझना होगा और वो कहीं ना कहीं वो अध्ययन से ही होगा। अब 200 साल, मतलब 2026 में सर ने बताया कि अभी 197 साल हुए हैं, 200 साल हम लोग हिंदी पत्रकारिता हो जाएगी। तो हिंदी पत्रकारिता अब इस रूप में है कि हजारों हजार पत्रकार हमारे बीच में हैं और लगातार अच्छा कर रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं। पहले जैसे हम लोग पढ़ते थे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म, तो हम लोग अरुण शौरी से लेकर के इंडियन एक्सप्रेस की पत्रकारिता, टाइम्स ऑफ इंडिया की पत्रकारिता और तमाम अंग्रेजी अखबारों का, द हिंदू की पत्रकारिता के उदाहरण हमको किताबों में मिलते थे। और अब यदि किताब लिखी जाएगी इधर 20 साल 30 साल में, और जो कि मतलब शिक्षण संस्थान से सारे लोग जुड़े हुए हैं और मेरा मानना है कि लिखी जानी चाहिए, उसमें मैं कुछ पत्रकारों का जिक्र कर रहा हूं, तो आप देखेंगे कि हिंदी पत्रकारिता की क्या ताकत है। हिंदी पत्रकारिता का चुनौती यही है कि अभी भी जो पे स्केल है वो स्वाभाविक है कि अपेक्षित हिंदी इंग्लिश अखबारों से कम है। लेकिन हिंदी के पत्रकारों ने ये चुनौती आजादी के समय भी और आज भी इसको, मतलब आप उसको कहें कि खुशी खुशी लिया या मजबूरी में लिया है। उससे इतर आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं होने के बावजूद भी पत्रकारिता पर कभी आंच आने नहीं दिया। और अब कुछ लोगों के लिए, मतलब जैसे हम कह सकते हैं क्या कि मान लीजिए 5% लोग यदि बदनाम है, उसके चलते बुरी पत्रकारिता कभी कभी बदनाम हो जाती है। लेकिन आप अच्छी चीजों का आकलन करें तो बड़ी किताब लिखी जा सकती है। मैं कुछ उदाहरण, कुछ नाम के साथ देना चाहूंगा कि अभी के दौर के ये 20 साल की पत्रकारिता में, 10 साल की पत्रकारिता में ऐसे नाम जिनको आपकी संभवतः जान रहे होंगे, इन्होंने कैसी पत्रकारिता करी। शाहजहांपुर से नरेंद्र यादव, आपने संभवतः नाम सुना होगा। इन्होंने लगभग 300 खबरें लिखी होगी आसाराम बाबू के मतलब कृत्य पर, या कुकृत्य बोला जाए, जिसका परिणाम स्वरूप अभी वो सलाखों के पीछे हैं। और इसके लिए उनको मतलब बहुत कुछ झेलना पड़ा, मतलब धमकी, जानलेवा हमला, तरह तरह का प्रलोभन। मतलब उस दौर में जब इन्होंने लिखना शुरू किया उस समय इनको 5 लाख का पैकेट दिया गया कि भाई इसको आप रोक दीजिए। माने आप मेंटली टॉर्चर किया गया कि ऐसे ऐसे लिंक हैं बड़े बड़े नेताओं से, आप गलत कर रहे हैं। जबकि नरेंद्र यादव शाहजहांपुर से सिंपल एक रिपोर्टर थे और धर्म कर्म का बीट कवर करते थे। लेकिन उन्होंने, जब एक प्रीता वहां की लड़की थी और जब वो केस उनके पास आया तो वो बोले नहीं, इसको तो अंजाम तक पहुंचाना है। यदि वो उस समय प्रलोभन में आ जाते तो आप समझिए कि कितनी बच्चियां इस आश्रम के जाल में, संजाल में फंसती। तो आप समझिए कि वो पत्रकार हिंदी के पत्रकार थे। इसी तरह आप समझिए कि हिंदी पत्रकारिता में 2002 में रामचंद्र छत्रपति की जो पत्रकारिता है, उसकी, उनके योगदान की आपको, हम लोग सबको आज याद करना चाहिए। आज का दिन उनको याद करने का भी है, जिन्होंने कि माने एक सच्ची लेखनी और सच्ची कलम के चलते अपनी जान गंवा दी। उसको जो है मन उनको दो, माने राम रहीम के 2-3 कथित गुर्गों ने उनकी जान ले ली।
और वो 2-3 महीना अस्पताल में रहे। नवंबर 2002 में उनकी मौत हो गई। रामचंद्र छत्रपति, अगर वो नहीं होते तो समझिए जो हम लोग राम रहीम क्या सलाखों के पीछे होता। और राम रहीम के मतलब अब समझिए सबसे पहले उन्होंने वो सांझ दैनिक में एक निकालते थे, हिंदी का सांझ दैनिक था, हरियाणा से निकलता था, पूरा सच। पूरा सच में उन्होंने सबसे पहली बार जो है साध्वियों से यौन शोषण की एक खबर छापी जो गुमनाम चिट्ठी थी। और उसके बाद उस पर उन्होंने काम करना शुरू किया। और मतलब समझिए क्या कि मई में वो पहली खबर छपी, वो गुमनाम चिट्ठी 30 मई को। और उसके बाद उन पर हमले हुए 30 मई को। मतलब कि इतना तेजी से चीजें बदली। उस खबर ने इतना माने राम रहीम या उनके जो इर्द गिर्द जो कुकृत्य में शामिल लोग थे वो इतना तिल मिलाए कि मतलब बात जब नहीं बनी तो उनको एक तरह से उनकी जान ही ले ली गई। तीन चार लोगों ने उन पर गोली चलाई। बाद में 4 लोगों पर केस भी हुआ। 2002 में रामचंद्र छत्रपति दुनिया से चले गए, हमारे बीच नहीं है। आज उनको भी याद करने का दिन है। और उनकी पत्नी और उनके बच्चों ने बड़ी लंबी लड़ाई लड़ी 1.5 दशक तक, तब जाके राम रहीम सलाखों के पीछे है। तो आप समझिए कि यदि ऐसा नहीं होता तो क्या होता, कितनी घरों की बच्चियां उनके जाल में फंसती। तो वो पत्रकारिता हिंदी के पत्रकारों ने करी। इसी तरह यदि हम देखेंगे और कुछ नाम हम रीजनल जर्नलिज्म से लेते हैं। आपने चारा घोटाला का नाम सब लोगों ने सुना होगा। जगन्नाथ मिश्रा, लालू यादव और सारे लोग जो फंसे, उसकी पत्रकारिता झारखंड के एक अखबार प्रभात खबर ने, किसले जी और शकील अख्तर ने उसकी पूरी पड़ताल करी थी। और तब जाकर के चारा घोटाला सामने आया। तो वो भी हिंदी के पत्रकार थे। अभी हम शकील अख्तर जी की पत्रकारिता अभी तो अब रिटायर कर गए हैं, लेकिन रांची में भी पत्रकारिता कर रहे हैं। और तमाम घोटाले मतलब उनकी 3 खबर की सीरीज थी जिस पर कि 36 जज बर्खास्त हुए थे। तो बड़ी बड़ी इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म उन्होंने करी और अभी भी कर रहे हैं शकील अख्तर जी। हालांकि अब वो रिटायर कर गए हैं, रिटायरमेंट के बाद प्रभात खबर से जुड़े हुए हैं। तो अलग अलग छोटे जगह नरेंद्र यादव दैनिक जागरण से जुड़े हुए थे। अभी के दौर में आप राजस्थान में ले लें तो आनंद चौधरी लगातार अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं। नए लोगों में राहुल कोटियाल, मनीष चंद्र मिश्रा, प्रियंका दुबे, इन लोग लगातार इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म कर रहे हैं और ये बाकायदे हिंदी में काम कर रहे हैं। तो एक वो दौर था कि मतलब सब कुछ में जो अंग्रेजी की छाया थी उससे हम लोग बाहर निकल चुके हैं। और हिंदी पत्रकारिता का निश्चित तौर पर भविष्य उज्जवल है जब इस तरह के इतने डेयरिंग पत्रकार अपने बीच हैं और लगातार कर रहे हैं हजारों हजार की संख्या में। और हाँ, ये जरूर दुर्भाग्य है और एक कड़वा सच भी है कि जो कुछ टॉप लेवल में, और वो हर समय हर दौर में रहा है कि कुछ लाइजनेनर होते हैं, कुछ दलाल किस्म के पत्रकार भी होते हैं जिनकी पूछ पड़क कभी कभी ज्यादा हो जाती है, लेकिन वो उसको अपवाद माना जाना चाहिए क्योंकि हजारों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। और हमारे जो मतलब अलग अलग हिंदी अखबारों में जो संवाद स्तर पर काम करते हैं, ब्लॉक स्तर पर जो काम करते हैं, प्रखंड स्तर पर, वो बहुत अच्छी पत्रकारिता कर रहे हैं और वो सूचना आती है। कभी कभी वो सूचना का क्रेडिट उनको नहीं मिल पाता है, ये चैलेंज है। और जो एकेडमिक से जुड़े हुए हैं और हम पत्रकार साथियों, इसमें मैं 2 बात के साथ अपनी बात को विराम देना चाहूंगा। पहली तो चुनौतियां यही है कि हम लोग फेक न्यूज जो जिसमें लोग भी सच मान लेता, मान लीजिए जैसे फॉर एग्जांपल लीजिए कि जैसे मध्य प्रदेश चुनाव समय चला था कि राहुल गांधी का यू टर्न, किसानों को लोन देंगे, किसानों को लोन नहीं देंगे, या मतलब आलू से सोना निकलता है। मतलब आप अच्छे अच्छे लोग बोलेंगे कि नहीं नहीं ये सच है, जबकि वो एकदम क्लियर झूठ था। तो ये एडिटिंग का दौर है। किसी की फोटो, किसी की तस्वीर कहीं, किसी का ऑडियो, किसी का वीडियो, ये लगाना बहुत आसान हो गया है। प्रिंट में ये नहीं है और यही प्रिंट की ताकत है जो प्रिंट को बचाएगी। और वो प्रिंट की चुनौतियां हैं कि अब सूचना सबके पास है, क्योंकि अब कोई न्यूज आती है या कोई भाषण होता है, कोई घटना होता है, तो कोई छिपा हुआ नहीं है। मिनटों में, सेकंड में जो है आपके मतलब हर लोग 1 करोड़ सब लोग पत्रकार हैं, सबको सूचना है। तो जो असली पत्रकार हैं उसके लिए चुनौतियां हैं कि हम अगले दिन या उसके बाद का क्या दें, वो चुनौतियां हैं। और जो न्यूज़पेपर या मीडिया संस्थान इस चुनौती के साथ आगे बढ़ेगा वो निश्चित तौर पर आगे निकलेगा। और मेरा जो अपने जो एकेडमिक के बने सर, बानावत सर या मनोज सर, बाकी लोग जो जुड़े हैं, उनसे मेरा निवेदन यही होगा कि चैलेंज अभी भी यही है कि हिंदी पत्रकारिता में जो ब्लॉक से जुड़े लोग हैं, जिनको कि हम लोग मतलब कि
कहीं ना कहीं सैलरी जो बहुत कम सैलरी पा रहे हैं उनको कैसे सपोर्ट करें, उनकी कैसे हिम्मत बढ़े और किस तरह उनके आवाज को दबाया जाता है, कुचला जाता है, उस समय हम कैसे बड़े कैनवस पर उसको लेके जाएं, उसको लेकर के कैसे काम हो सकता है, इस पर सबको सोचने की जरूरत है। और इसी के साथ कि हिंदी पत्रकारिता आगे भी हम हिंदी के पत्रकारों के द्वारा अच्छा करेंगे और भाषाई दायरा से उठ करके वैश्विक स्तर पर हम लोग लगातार अच्छी पत्रकारिता करेंगे। इसी के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद चंदन जी। आज के इस दौर में जब छपे हुए शब्दों के प्रति नई पीढ़ी का रुझान कम होता जा रहा है, उस दौर में किस तरह से हिंदी का पत्रकार उन सारी बाधाओं के बीच में निरंतर अपने उन सामाजिक सरोकारों के प्रति समर्पित भाव से काम कर रहा है, आपने बहुत सारे ऐसे उदाहरण दिए, ताकि जो नकारात्मक छवि बन रही है उसके बीच में कहीं हम सकारात्मक ढंग से चीज़ों को सोच पाएं, समझ पाएं। शायद वही इस पत्रकारिता की मशाल को आगे ले जाएगा। अल्प वेतन की चुनौती, जिस तरह से हमारे और कई तरह की जो नौकरियां हैं वहां भी ये सारी समस्याएं हैं, लेकिन उन सब चुनौतियों के बीच में एक पत्रकार किस तरह से संघर्षरत रहते हुए अपने उन सामाजिक सरोकारों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रयत्नशील रहता है। ऐसे न जाने कितने पत्रकार होंगे जिन्होंने अपने कर्तव्य का पालन करते हुए एक तरह से अपनी जान की बाजी भी लगा दी। ऐसे दौर में जहां इतने खतरे हैं, उस बीच में भी हिंदी का पत्रकार किस तरह से अपना काम कर रहा है, आपने एक सकारात्मक नोट पे अपनी बात को समाप्त किया। चलिए आइए अब हम सुनते हैं एक ऐसे ही प्रखर पत्रकार को। जब हम बात करते हैं विचार की, तो उसी विचार की रक्षा के लिए समर्पित ज्ञानेश उपाध्याय जी, जिनकी एक लंबी पारी रही पत्रकारिता में। संयोग से भाई चंदन को भी जयपुर में काम करने का मौका मिला और ज्ञानेश जी ने भी लंबे समय तक जयपुर में राजस्थान पत्रिका और डेली न्यूज़ जैसे समाचार पत्रों के साथ काम किया और वहीं मेरा इनसे संपर्क संवाद होता रहा। ज्ञानेश जी के जो व्यक्तित्व है उसके कई प्रमुख पक्ष हैं। मूलतः बिहार के रहने वाले, लेकिन जन्म उड़ीसा में, प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा उड़ीसा में हुई, उड़िया भाषा में हुई, बाद में हिंदी और अंग्रेजी। तो कहने का मतलब यह है कि तीनों भाषाओं में समान अधिकार से लिख बोलने वाले ज्ञानेश उपाध्याय जी 2-2.5 दशक से पत्रकारिता से गहराई से जुड़े हुए हैं। लगभग 15-16 वर्ष की अवस्था में पत्रकारिता को करियर के रूप में इन्होंने चुना और ये स्वयं महसूस करते हैं कि उन्हें लगता है कि शायद पत्रकारिता उनके जन्मजात या संस्कारों में कहीं रची बसी थी। भोपाल मध्य प्रदेश से पत्रकारिता की शुरुआत, उसके बाद अमर उजाला नोएडा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में लगभग 7 वर्षों तक पत्रकारिता से आप जुड़े रहे। दिसंबर 2006 में राजस्थान पत्रिका समूह के साथ जुड़ते हैं जयपुर में। 7 साल तक जयपुर में काम किया और मार्च 14 में आप अजमेर में संपादकीय प्रभारी बनकर के वहाँ पर काम किया और दिसंबर 14 से लेकर के उसके बाद राजस्थान की सांस्कृतिक राजधानी जोधपुर में स्थानीय संपादक के रूप में भी आपने अपना दायित्व निर्वहन किया। राजस्थान पत्रिका टीवी के साथ भी आप जुड़े और मई 2017 में रायपुर छत्तीसगढ़ में राजस्थान पत्रिका के राज्य संपादक के रूप में आपने काम किया। वहीं बिहार झारखंड के डिजिटल प्रभारी भी रहे और विशेष पृष्ठों के दायित्व को भी आपने बखूबी निभाया। फरवरी 2019 से आप दैनिक हिंदुस्तान नोएडा के दिल्ली में फीचर एडिटर के पद पर काम कर रहे हैं। आपको अपनी प्रखर पत्रकारिता के लिए अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया गया, जिनमें झाबरमल शर्मा स्मृति पुरस्कार, श्रीफल पत्रकारिता पुरस्कार, लघु रामानंदाचार्य पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कार सम्मिलित हैं। सेमिनार और विभिन्न प्रकार के अकादमिक उपक्रमों से आपका गहरा जुड़ाव रहा है। 3 बार गालिब उत्सव आयोजन आपने किए। साहित्य उत्सव 2016 का आपने सफल आयोजन किया और कुछ पुस्तकों में भी आपकी रुचि रही और पत्रकारिता के विद्यार्थियों के लिए भी एक बड़ी उपयोगी पुस्तक आपकी प्रकाशित हुई है, पत्रकारिता आधार, प्रकार और व्यवहार, जिसका प्रकाशन राजस्थान हिंदी ग्रंथ अकादमी ने किया था
वर्ष 2011 में। गत वर्ष आपकी एक महत्वपूर्ण पुस्तक प्रकाशित हुई, सिनेमा हिंदुस्तानी। यह पुस्तक वस्तुतः सिनेमा के सामाजिक और कलात्मक शोध पर आधारित है। हिंदी फिल्मों के 5 बड़े सितारों पर केंद्रित आपकी यह पुस्तक है, जिसमें राजेश खन्ना, दिलीप कुमार, देवानंद, राज कपूर आदि के जीवन और कृतित्व को लेकर के आपने शोधपरक विवेचन किया है। 5 से अधिक पुस्तकों का आपने संपादन किया और 2 पुस्तकें आपकी प्रकाशनाधीन हैं। तो पत्रकारिता और साहित्य की विभिन्न विधाओं से जुड़े ज्ञानेश उपाध्याय जी से हम अनुरोध करते हैं कि पत्रकारिता के आज के इस दौर को आप किस रूप में देख रहे हैं। राष्ट्रीय पत्रों के साथ साथ प्रादेशिक पत्रों के साथ भी राजस्थान, छत्तीसगढ़, दिल्ली आदि जगह भी आपने काम किया, तो उस पूरे अनुभव संसार को आप किस रूप में महसूस करते हैं। मैं अनुरोध करूंगा भाई ज्ञानेश जी से अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। ज्ञानेश उपाध्याय जी। नमस्कार धन्यवाद सर, आप सभी को नमस्कार। मेरा चंदन जी को नमस्कार, मनोज जी को नमस्कार, सभी शिक्षक और छात्रों को मेरा नमस्कार। आज का जो विषय है उस पर चंदन जी ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला और बहुत विस्तार और बहुत उदाहरण के साथ उन्होंने बताया कि कैसे हिंदी पत्रकारिता में अलग ढंग से काम हो रहा है। मैं चंदन जी की बात में ही अपनी बात को जोड़ते हुए और रिपीटेशन से बचते हुए आगे की बात करना चाहूंगा कि हमारा जो विषय आज है ये है कि हिंदी पत्रकारिता किधर। तो इसका जो बेसिक जो पॉइंट है वो ये है कि जिधर समाज जाएगा उधर हिंदी पत्रकारिता जाएगी। जैसे अगर मान लीजिए कि समाज में पढ़ने लिखने का अभाव हो गया है तो जाहिर है कि पत्रकारिता पर उसका असर पड़ेगा और पड़ रहा है। और खास करके अगर हम हिंदी पत्रकारिता की बात करते हैं तो हमको हिंदी की जो समाज की जो स्थिति है या जो दशा है या जो दुर्दशा है उसको भी ध्यान में रखना चाहिए। तो जब भी हम हिंदी पत्रकारिता की बात करें तो हमारे ध्यान में हिंदी का समाज, हिंदी पट्टी के जो राज्य हैं मुख्य रूप से उत्तर प्रदेश, बिहार, राजस्थान, झारखंड, ये रहने चाहिए। अब रही बात पत्रकारिता किधर जा रही है, तो ये जो व्यापक दौर है इसमें पत्रकारिता किसी एक दिशा की तरफ नहीं बढ़ रही है और पत्रकारिता के भी विविध रूप है। कोई उसका जो पक्ष है वो बहुत अच्छा काम कर रहा है, कुछ ऐसे पक्ष उसके हैं जो उतना अच्छा काम नहीं कर रहे हैं, उनकी निंदा भी हो रही है। तो अगर हम 3 तरह की पत्रकारिता लें तो पहला जो स्तर है वो प्रिंट मीडिया का स्तर है। प्रिंट मीडिया जो है बहुत परिपक्व स्थिति में है आज के समय में और वहाँ जिम्मेदारी, कानून और तमाम तरह के प्रेस लॉ वगैरह उस पर लागू होते हैं और वो एक दायरे के अंदर विधिवत काम करता है। तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हिंदी का जो प्रिंट मीडिया है वो एक परिपक्व मीडिया है। वहाँ आप कोई गलती करके या कोई आपराधिक कृत्य करके आप बच नहीं सकते, तो एक व्यवस्थित मीडिया है। तो जब हम प्रिंट की बात करेंगे हिंदी में तो हम जाहिर है कि उत्तर प्रदेश, बिहार में जिस तरह की पत्रकारिता हो रही है उसका हमें ध्यान आएगा और आना भी चाहिए। और इस मामले में अगर हम देखें तो हिंदी पट्टी के जो पत्रकार हैं या जो अखबार हैं उनका जो वर्चस्व है वो देखने लायक है। पिछले कम से कम 3 दशक से तो मैं देख ही रहा हूँ कि जो हिंदी के अखबार है उनका जो ग्रोथ है वो बहुत ज्यादा है और वो ऐसी जगहों पर अखबार पहुंच रहा है जहां पहले कल्पना से परे था, वहां अखबार पहुंच के और लोगों की सेवा कर रहा है। तो प्रिंट मीडिया को हम अगर किनारे रख दें तो दूसरा जो मीडिया हमारे ध्यान में आता है वो है इलेक्ट्रॉनिक मीडिया। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जो है, एक शब्द मैंने जब मैंने किताब लिखी थी 2011 में, तो तब मैंने एक शब्द गढ़ा था, पैसाकारिता। एक होती है पत्रकारिता, एक होती है पैसाकारिता। तो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया 2010-2011 में भी पैसाकारिता में लग गया था। पैसाकारिता का मतलब ये हो गया कि ऐसी खबर या ऐसी पत्रकारिता जो पैसे को या कमाई को या आर्थिक लाभ को फॉलो करती है। तो ये इलेक्ट्रॉनिक मीडिया उसका शिकार रहा है।
अगर हम बीबीसी या जो जिस तरह की इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की पत्रकारिता अमेरिका में है, अगर उससे तुलना करेंगे तो हम पाएंगे कि हमारे यहाँ का जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है वो अभी भी 600 काल से पार नहीं पा सका है। अभी भी उसका 600 काल चल रहा है। जैसे इसका मैं उदाहरण दूं अगर, तो शुरुआत में जो अखबार छपा करते थे तो वो कुछ हेडलाइन या शीर्षक के सहारे बिका करते थे। जैसे बस स्टैंड पे या किसी रेलगाड़ी के अंदर एक कोई खबर किसका शीर्षक होता था कि प्रधानमंत्री नाराज या प्रधानमंत्री पर हमला, इस तरह की खबरों के साथ वो बिका करते थे अखबार। उसी तरह से आज अगर चैनल की भाषा हम देखेंगे तो वो भी एक तरह से ठेले लगा करके खबर बेचने वाली बात है। तो वो 600 काल है, और धीरे धीरे जैसे जैसे परिपक्वता आएगी वैसे वैसे इलेक्ट्रॉनिक मीडिया भी हमारे यहाँ का, और खास करके हिंदी इलेक्ट्रॉनिक मीडिया सुधरेगा, ऐसी मुझे उम्मीद है। अब जो तीसरे स्तर का मीडिया है उसको भी हमें ध्यान में रखना चाहिए, वो है सोशल मीडिया। तो सोशल मीडिया की जो व्यापकता है या जो उसका असर है वो अद्भुत है। पिछले 20 या 25 सालों में जो हम लोग जो अनुभव कर रहे हैं उसमें ऐसा लगता है कि सोशल मीडिया ही प्रमुख मीडिया हो गया। क्योंकि जैसे एक हम उदाहरण से बात करें तो अजीत अंजुम का अपना चैनल है, रवीश कुमार का अपना चैनल है, और इनके पास जब मुख्य धारा में जगह नहीं बची तो ये सब जो है सोशल मीडिया में आ गए, यूट्यूब पे आ गए, फेसबुक पर आ गए, और उसके सहारे अपनी पत्रकारिता वो करने लगे। और हम ये देखते हैं कि कई अखबारों के जो सर्कुलेशन है, जितने लोगों तक अखबार नहीं पहुंचता है उतने लोगों तक उनके यूट्यूब चैनल की पहुंच बन गई है। तो सोशल मीडिया की जो व्यापकता है उसका अभी अध्ययन होना शेष है, और जो परिवर्तन है और जो क्वालिटी है सोशल मीडिया में अभी, उसमें जाहिर है कि आने वाले समय में हम देखेंगे कि काफी तरक्की होगी सोशल मीडिया में। और हो सकता है कि चूंकि मोबाइल का जमाना है, हर आदमी को सहज हाथ में या पास में न्यूज या समाचार चाहिए, तो जाहिर है कि सोशल मीडिया की पहुंच हर आदमी तक है, हर जन तक है, हर स्मार्टफोन तक है। तो इस नाते हमें मतलब ये मुझे जहाँ तक उम्मीद है कि सोशल मीडिया ही भविष्य का मीडिया होगा, और सोशल मीडिया से जो चीजें बच जाएंगी उसको लोग प्रिंट मीडिया या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में खोजेंगे। रही बात, हम चिंता एक जताई जाती है बार बार कि हम जो है मीडिया में काफी सारी चीजों को छिपा लेते हैं, बहुत सारी चीजों को हम बताते नहीं हैं, मीडिया पे तरह तरह के आरोप लगते हैं। हम पत्रकारों को भी कहा जाता है कि हम बायस्ड हो गए हैं, हम पूर्वाग्रह हो गए हैं, ग्रस्त हो गए हैं। तो इससे हमें कतई घबराना नहीं चाहिए। जैसे मैं आज का एक अध्ययन बताऊं तो हमारे अखबार हिंदुस्तान जो दैनिक अखबार है उसमें आज 150 खबरें छपी है मुख्य अखबार में, और 80 खबरें जो है उसके जो स्थानीय परिशिष्ट है नोएडा में उसमें छपी है। अब प्रश्न ये उठता है, जो 150 खबरें मुख्य अखबार में प्रकाशित हुई हैं आज, उसमें से मुश्किल से 15 खबरें ऐसी हैं जिनका सरकार या सत्ता से कोई सरोकार है, और बाकी जो खबरें हैं वो समाज की खबरें हैं, वो घटनाओं से जुड़ी हुई खबरें हैं, वो खेल की खबर है, वो बिजनेस की खबर है, कहीं स्कूल में कोई आयोजन हो रहा है, कोई सामाजिक आयोजन, धार्मिक आयोजन, इस तरह की मतलब 90% खबरें जो होती हैं, जो समाज के उपयोग की खबर होती है, वो भी उसी अखबार में होती है। लेकिन हम करते क्या है गलती, हम ये करते हैं कि जो 10% खबरें जो सत्ता या सरकार से जुड़ी हुई खबरें हैं उन पर हमारा ध्यान जब केंद्रित हो जाता है तो हमको ऐसा लगता है कि मीडिया अपना काम नहीं कर रहा है, जबकि ये सच नहीं है। जो 90% खबरें छप रही हैं अखबारों में वो आम की खबरें हैं, और उनके योगदान को हम कतई नजरअंदाज नहीं कर सकते। तो एक चौथी बात जो मैं बताना चाहता हूँ वो ये है कि हिंदी की पट्टी में जो आम लोगों में एक कुंठा है, इससे उबरने की बहुत जरूरत है। वो जो समाज की जो कुंठा है वो कहीं ना कहीं थोड़ी बहुत पत्रकारिता में भी दिखती है, और फिर चिंता होती है कि क्या हम इससे उबर पाएंगे। तो काफी हद तक जो मेरा अनुभव है उसमें पिछले 2 दशक में हम काफी प्रवृत्तियों से उबरे हैं। पहले बहुत अभाव हुआ करता था, पत्रकार बहुत अभाव में रहा करते थे,
और पत्रकारों का जीवन स्तर बहुत अच्छा नहीं हुआ करता था, लेकिन आज पत्रकारों का जीवन स्तर अच्छा है, पढ़ने लिखने की सुविधा बढ़ी है। पत्रकारिता में ऐसा भी नहीं है कि सम्मान नहीं बढ़ा है, लेकिन सम्मान, हाँ, पत्रकारों के सम्मान की जो बात आती है तो ये इसको बहुत प्रमुखता से उठाया जाता है और कहा जाता है कि पत्रकारों का सम्मान जो है पहले जैसा नहीं होता है, लेकिन ऐसा नहीं है। मेरा इसमें मैं ये मानना है कि अगर आप समर्पित पत्रकार हैं, पढ़े लिखे पत्रकार हैं, तो आपका सम्मान समाज करता है और संस्थान भी आपका सम्मान करता है। आपको पढ़े लिखे समाज का पत्रकार होना है तो आपको खूब पढ़ना पड़ेगा। हिंदी पत्रकारिता किधर जाएगी ये इस बात से तय होगा कि हिंदी का समाज कितना पढ़ा लिखा हुआ होगा। अगर हिंदी का समाज बहुत पढ़ा लिखा हुआ, जागरूक, सजग समाज होगा तो उसकी पत्रकारिता भी उतनी ही सजग, जागरूक होगी और उतनी ही प्रभावी भी होगी। एक दूसरी बात आजकल बहुत ट्रेंड में चलता है कि हम जो है तानाशाहों की खबर नहीं छापते हैं, या हम जो है सरकार विरोधी खबर नहीं छापते हैं। हिंदी पत्रकारिता पर भी ये आरोप लगते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि दुनिया में कई तानाशाह हैं जिनकी खबरें लगातार अखबार में छपती है। जरूरी नहीं है कि किसी एक की नहीं छपे तो हम ये घोषणा कर दें कि बुरे लोगों या तानाशाहों की खबरें छपना ही बंद हो गई। ऐसा नहीं है। कहीं कहीं पे एक समय आता है जब हमको लगता है कि हमें झुक कर चलना होगा, हमें शालीनता से चलना होगा, तो वो लगभग हर पेशे में आता है। एक समय हर पेशे में ऐसा समय आता है जब आप थोड़ा झुक करके या थोड़ा जो सत्ता या सरकार के हिसाब से चलते हैं, और मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात भी नहीं है। अब रही बात अमेरिका या ब्रिटेन में या जर्मनी इत्यादि में जो अच्छी पत्रकारिता होती है, उसकी भी दुहाई अक्सर दी जाती है। तो अगर हम उसकी तुलना करते हैं तो हमें ये भी देखना चाहिए कि वहाँ जो अखबार निकलते हैं वो बहुत संसाधन वाले अखबार हैं, और उन अखबारों का खर्च जो है समाज उठाता है। हमारे यहाँ जो अखबार छपते हैं उनका बहुत बड़ा हिस्सा जो है खर्च का, वो सरकार के हिस्से में ही आता है और वो सरकार पर निर्भर रहते हैं। जब आप किसी सरकार या सत्ता पर निर्भर होते हैं तो उसका प्रभाव भी आपके मीडिया पर या आपके जो कंटेंट है उसके ऊपर आता ही आता है। अगर समाज जिम्मेदारी उठा ले कि हमारा अखबार है और हमें सच ही देखना है और हम जो है खर्च करने के लिए तैयार हैं, हम जो है अखबार या पत्रकारों के साथ खड़े होने के लिए तैयार हैं, हम पत्रकारों को मुसीबत से बचाने के लिए तैयार हैं, तो वो पत्रकार भी जो है उस समाज और जरूरतमंद लोगों के साथ खड़ा हो जाएगा। तो एक तरह से जो पहले के समय में जो पत्रकारिता जब शुरू हुई थी तो एक मिशन के साथ शुरू हुई थी और तब पत्रकारों के साथ समाज खड़ा होता था। तो आज भी जरूरत है कि पत्रकारों के साथ, मीडिया के साथ समाज खड़ा हो, और मीडिया की जो कमियां हैं उन पर भी समाज गौर करे। अगर उसको अच्छा पढ़ना है, अच्छा अखबार पढ़ना है, अच्छा चैनल देखना है, सोशल मीडिया पर अगर उसको सच्ची खबरें चाहिए, तो जाहिर है कि पत्रकारों के समाज में क्या चल रहा है, पत्रकारों की दुनिया में क्या चल रहा है, पत्रकारों के पास रोटी पानी और उसकी सुविधा है कि नहीं, इसके बारे में भी थोड़ा हिंदी समाज को सोचना चाहिए। जैसे कि दक्षिण की बात करें तो दक्षिण में अच्छे अखबार अभी भी निकलते हैं और उनका जो ज्यादातर जो खर्च है वो समाज उठाता है, और वहां पे उतना रोना गाना नहीं होता कि किसी मतलब पेड न्यूज छप गई या इस तरह की शिकायत दक्षिण में नहीं आती है। तो वहाँ का समाज विकसित हो चुका है, वो अपने समस्याओं के प्रति सजग है, तो वो अपने पत्रकारों के प्रति भी सजग है। तो वहाँ आपको देखेंगे कि उतनी भीड़ भाड़ भी नहीं है मीडिया में जिस तरह की भीड़ भाड़ यहाँ पे दिखती है उत्तर भारत में। तो एक तरह से समाज कैसी पत्रकारिता देखना चाहता है, हिंदी पत्रकारिता उसी दिशा में जाने के लिए तैयार है। मेरा यही मानना है। मैं फिर धन्यवाद। धन्यवाद भाई ज्ञानेश जी। आपने भी एक सकारात्मक नोट पे अपनी बात को समाप्त किया है। सामान्यतः जब हम एक उंगली किसी दूसरी ओर उठाते हैं तो 3 उंगलियां हमारी ओर भी। आपने बिल्कुल सही कहा कि पत्रकारिता की दशा और दिशा को निर्धारित करने में उसके पाठकों की एक बहुत बड़ी भूमिका है। जिस तरह से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में अवमूल्यन हुआ है, पत्रकारिता भी चूंकि उस समाज से प्रभावित है तो कहीं ना कहीं उसका असर है। लेकिन यदि हमारा समाज पढ़ा लिखा होगा तो निश्चित रूप से पत्रकारिता भी अपने दायित्व से विमुख नहीं हो पाएगी। आपने अनेक उदाहरणों से
पत्रकारिता के उन विभिन्न प्रवृत्तियों का जिक्र करते हुए हिंदी क्षेत्रों के उन पत्रकारों की चर्चा की जिन्होंने इस तकनीक का उपयोग करते हुए जिस तरह से देश भर के अंदर अपनी पहचान बनाई है उस यूट्यूब के माध्यम से। वो भी हिंदी का ही पत्रकार है जिन्होंने समकालीन घटनाक्रम पर शोध अनुसंधान करते हुए अपनी बात को अपने दर्शकों के सामने रखने का प्रयास किया है और कहीं नहीं उसका स्वागत भी हुआ है। और सबसे बड़ी सुविधा है कि उसके ऊपर पारस्परिक विचार विमर्श की सुविधा भी है। तो आपने जिस तरीके से समाज को जागरूक होते हुए, लेकिन चिंता की बात मुझे ये लगी जब एक पत्रकार ये महसूस करे कि आने वाला समय सोशल मीडिया का होगा और प्रिंट मीडिया का भविष्य खतरे में होगा, तो जो बात कुछ वर्ष पहले किसी एक अंग्रेज ने कही थी, किसी अंग्रेज लेखक ने, कि विल प्रिंट मीडिया सर्वाइव, और ये घोषणा की थी कि शायद वर्ष 2040 तक जो प्रिंट मीडिया है वो समाप्ति की ओर चला जाएगा यदि प्रिंट मीडिया का भविष्य, क्योंकि हम अभी भी विश्वसनीय खबरों के लिए प्रिंट की ओर देखते हैं, तो वो जो हमारी चुनौती है वो कहीं मुझे लगता है कि सोचने को विवश करती है। और ये हम हिंदी भाषी राज्यों के, जो आपने संकेत किया कि उनके पाठकों पर जिम्मेदारी है कि वो इस पत्रकारिता को और अधिक सशक्त और सार्थक बनाने में पत्रकारों के साथ एक तरह से जुड़ें। इन्हीं शब्दों के साथ आपका आभार कि आपने अपने विचार प्रकट किए। और अब मैं आमंत्रित करता हूं एक ऐसे वरिष्ठ पत्रकार को जिन्होंने इस पूरे बदलाव को बहुत गहराई से देखा है। लगभग आज़ादी के बाद का वो दौर, जब जो अभी ज्ञानेश जी बात कर रहे थे उस मिशन की बात, तो उस मिशनरी भाव से हम किस तरह से आज़ादी के दौर में आते हैं, उस व्यावसायिकता को या उस बाजारवाद को या उस आक्रामकता को, ग्लोबलाइजेशन को, जो जो भी हम बात करते हैं, उस पूरे परिदृश्य को उन्होंने बहुत गहराई से देखा है। और आज भी फ्रीलांस जर्नलिस्ट के रूप में पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं। ये वरिष्ठ पत्रकार हमारे साथ हैं श्री बाबूलाल जी शर्मा, जो रायपुर छत्तीसगढ़ से हमारे साथ जुड़े हैं। संयोग से यूनिसेफ के कुछ आयोजनों में मेरी उनसे मुलाकात हुई और जब जब भी रायपुर जाना हुआ उनका स्नेह सानिध्य मुझे मिलता रहा। दैनिक अमृत संदेश रायपुर का एक प्रमुख दैनिक समाचार पत्र, उसके आप संपादक रहे, अब संपादकीय सलाहकार के रूप में आप जुड़े हुए हैं। अनेक पत्र पत्रिकाओं से आपका जुड़ाव रहा और आपकी पत्रकारिता को अनेक संस्थानों ने सम्मानित भी किया। 2010 में छत्तीसगढ़ विधानसभा ने आपको उत्कृष्ट पत्रकार सम्मान से पुरस्कृत किया, सम्मानित किया। विश्व संवाद केंद्र रायपुर ने 2016 में नारद पुरस्कार से सम्मानित किया। इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने 2023 में पुरोधा पत्रकार से सम्मानित किया। 2022 में पंडित बबन प्रसाद मिश्र स्मृति सम्मान दिया गया। साधना न्यूज़ ने आपको 2-3 बार सम्मानित किया। प्रेस क्लब रायपुर ने आपको सम्मानित किया। एमआईटी यूनिवर्सिटी और छत्तीसगढ़ श्रमजीवी पत्रकार संघ ने भी आपके जो कार्य थे पत्रकारिता के क्षेत्र में, जो आपका योगदान था, उसको सम्मानित किया। तो जैसा मैंने कहा कि बाबूलाल जी शर्मा ने पत्रकारिता के उस विभिन्न दौर को बहुत गहराई से देखा, समझा है। अभी हम उन 2 युवा पत्रकारों को सुन रहे थे जिन्होंने पिछले 2 दशक की पत्रकारिता को, उस तकनीकी बदलाव को एक तरह से जिया है, उसमें काम कर रहे हैं। वहीं बाबूलाल जी ने उस पूरे 50 के बाद की जो पत्रकारिता है, चाहे बाल्यकाल से ही देखा हो, लेकिन कहीं न कहीं उससे जुड़े रहे। तो आज के हमारे इस ग्रुप में मुझे लगता है कि सबसे युवा पत्रकार यदि कोई हैं, 72-75 वर्षीय बाबूलाल जी शर्मा हमारे बीच में हैं। तो आइए अब इन युवा पत्रकार आज की इस पत्रकारिता के पूरे परिदृश्य को किस रूप में देखते हैं, मैं आमंत्रित करता हूं श्रद्धेय शर्मा जी को उनके अनुभव हमारे साथ साझा करने के लिए। आदरणीय शर्मा जी। धन्यवाद भानावत जी, माननीय संजीव भानावत जी, ज्ञानेश उपाध्याय जी, डॉक्टर चंदन शर्मा जी, डॉक्टर मनोज मिश्रा जी, डॉक्टर उषा, डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, सभी को मेरा नमस्कार। और जितने लोग हमको देख सुन रहे हैं उन सबको नमस्कार। आज देखिए 197 साल हिंदी पत्रकारिता दिवस के रूप में हम मनाते हैं, तो मेरी बिरादरी को मैं बधाई देता हूँ। देखिए वैसे तो पत्रकारिता का इतिहास पौराणिक काल से शुरू होता है। हम नारद को इष्ट मानते हैं और जो उनके तीनों लोक में सूचना शैली को आगे बढ़ाने का तरीका था, उसी को बाद में पत्रकारिता का नाम मिला, ऐसा मैं मानता हूँ। और निश्चित रूप से आज आपने जो विषय रखा है वो इतना अच्छा विषय है, हिंदी पत्रकारिता किधर। आपका जो विषय है वो ये है कि अब किधर जा रहा है ये।
जिसमें पुरानी बातों को बहुत ज्यादा महत्व नहीं देते हुए आगे की बात करनी है। लेकिन फिर भी बगैर इतिहास के हम अब कहाँ जा रहे हैं, कहाँ से शुरू हुए, जानना बहुत जरूरी होता है। देखिए, ये मिशन और कमीशन शब्द आता है कि एक जमाने में मिशन थी पत्रकारिता, सचमुच में मिशन थी। मैंने देखा है वो काल। माने एक कॉलम की खबर जो है वो शासन संज्ञान में लेती थी और उस पर कार्रवाई होती थी। इतनी विश्वसनीयता जो है पत्रकारिता की थी। देखिए, पत्रकारिता में हमको कोई आमंत्रण नहीं देता कि आप पत्रकारिता में आइए। प्रारंभिक काल की बात बता रहा हूं। जो आते थे जनहित के सेवा के लिए, जन सेवा के लिए, समाज सेवा के लिए, देश सेवा के लिए, राष्ट्र प्रेम के नाम से जो है पत्रकारिता में आते थे। आप सबको इस बात का ध्यान होगा, ज्ञान होगा। और उस वक्त की पत्रकारिता में जो विश्वसनीयता थी वो ऐसी थी कि अखबार के लिखे हुए शब्द उनको ऐसे लगते थे मानो भगवान ने कोई बात कही है और वो सच है। इतनी विश्वसनीयता थी, कभी उसमें शंका किसी ने नहीं की। आज के युग में बहुत बुरी हालत है। तो वो युग था जिसमें जनहित की सेवा होती थी और जनहित के काम होते थे, और पत्रकारिता को एक नाम था। पत्रकारिता को लोग प्रणाम करते थे। पत्रकारों का एक बड़ा सम्मान था। चलिए, इससे आगे बढ़ते हैं। तो आप ये देखिए कि आखिर हम पत्रकारिता में किधर जा रहे हैं और कैसे गए। क्यों वो पत्रकारिता समाप्त हुई, क्यों वो पुराने जैसे। देखिए, परिवर्तन तो युग की एक कमी है, वो तो होगी। परिवर्तन तो होगा, उसको रोका नहीं जा सकता। लेकिन इतना बीभत्स परिवर्तन जो हमने देखा है कई मुद्दों पे, मैं ये नहीं कहता कि 100% विभत्स हो गया है, लेकिन बहुत चीजें बदली हैं। तो जहां हम चल रहे हैं वहां से हम कहाँ भटके। अच्छी पत्रकारिता चलते हुए, नेताओं के बीच हमारी बातों का सम्मान होते हुए, नेताओं के बीच हम विश्वसनीयता प्राप्त करते हुए, जनता के बीच हम विश्वसनीय बने हुए अपना काम कर रहे थे। और आजादी की लड़ाई में तो हमने क्या काम किया है, हमारे जो पत्रकार साथियों ने जो पत्रकारिता किए, तो आपने सबने देखा है। मैं किसका नाम, किसी 4 लोगों का नाम लूंगा तो 2 छूट जाएंगे। इसलिए मैं जानता हूं आप सब पत्रकार हैं, बौद्धिक वर्ग से हैं, सारे नाम आप मान लो, गणेश संघ के विद्यार्थी से लेकर कहीं तक चले जाइए आप, बहुत से लोग हैं। तो इस तरह से जो है हम अपनी अच्छी पत्रकारिता करते, हम कहाँ बट गए, हमने कहाँ घुटने टेकना शुरू किया, हमारी हिम्मत कहाँ टूटी, जो कमजोरी हमारे अंदर आई वो कहाँ से शुरुआत हुई। तो मैं मानता हूं ये चेंज जो है इंदिरा युग से परिवर्तन में आया। जब आपने देखा इमरजेंसी लगी, पत्रकारों की स्थितियां क्या बनी, पत्रकार अंडरग्राउंड हो गए, कई जेल में ठूस दिए गए। वहां पर जो है स्थितियां बनी, उसमें पहली बार पत्रकारों ने ऐसी एक अड़चन देखी अपनी पत्रकारिता की विधा में जिसको वो देखने के लिए तैयार नहीं थे, और अचानक हुआ वो। फिर भी उस दौर में भी जो है अनेक लोगों ने हिम्मत करके जो है उस समय अंडरग्राउंड रह के हो या सामना करते हुए हो, पत्रकारिता की मिसाल कायम की। इसमें कोई दो राय नहीं है। नाम बहुत ज्यादा है, एक का नाम लूंगा तो ठीक नहीं। कई लोग हैं पूरे देश भर में, लोगों ने उसका प्रतिरोध किया। निश्चित रूप से वहां पर जो है एक बहुत बड़ा वर्ग घुटने टेक करके खड़ा हो गया। वहां पत्रकारिता को 2 भाग में बांट दिया। उस वक्त पत्रकारिता में 2 भाग इसलिए बने, एक तो हिम्मती पत्रकारिता के लोग बने जिन्होंने घुटने नहीं टेके, और कुछ लोगों ने घुटने टेक दिए। वहां से 2 भाग में बटे पत्रकार। उनका मिशन बदल गया, उनकी लाइन बदल गई, उनका ढंग बदल गया। एक ऐसा वर्ग बन गया जिसकी लाइन ही बदल गई, और एक हिम्मती वर्ग पत्रकार जिनका उल्लेख चंदन मित्रा साहब ने भी किया, ज्ञानेश जी ने भी किया। वो हिम्मती पत्रकार जो है डटे रहे, और उन्हीं के कारण आज पत्रकारिता, मैं समझता हूं, मेरी अपनी व्यक्तिगत मत है कि जिंदा है। लोगों को आज भी थोड़ा बहुत जो भी विश्वास है वो आज उन्हीं लोगों के कारण, उन्हीं के कामों के कारण, उन्हीं के कई चीजें उजागर करने जो बताया उन्होंने अभी कि कौन कौन पत्रकार कैसा। चंद्र मित्रा जी ने बताया, कई नाम उन्होंने गिनाए जिन्होंने अच्छी पत्रकारिता की। आसाराम का सामने लाया, और कई राम रहीम का सामने लाया। निश्चित रूप से समाज के अंदर में गंदगी को निकालने में उन लोगों ने काम किया, उनका नाम उन्होंने लिया। अब सवाल आता है कि भाई ये जो लोग घुटने टेक चुके थे उनकी पत्रकारिता ने हमको थोड़ा सा बदनाम किया, हमको दिशा भटका हुआ जैसा महसूस किया। लोगों ने देखा कि इसमें ऐसे लोग भी आ गए हैं।
तो वहां पर जो कमजोरी हमारे अंदर में आधे लोगों में आई, वहां की कमजोरी में और हिम्मती पत्रकारियों की हिम्मत देख करके जो है कुछ अपने हित साधने वाले लोग, जिनके हित टूट रहे थे, जिनके हित में नुकसान पहुंच रहा था, ऐसे बाहरी लोग आचार संहिता कोई भी न होने के कारण पत्रकारिता के क्षेत्र में घुसे, अपनी पूंजी के बल पर घुसे या अपनी शक्ति के बल पर घुसे, राजनीतिक संबंधों के आधार पर घुसे, लेकिन वो घुसे और अपने लोगों के हित के लिए जो है पत्रकारिता के इस पावन मंच को जो है ना, उन्होंने अपने कब्जे प्रयास शुरू किया। वहां उतना ज्यादा सफल नहीं हुए थे, उस दौर में थोड़े बहुत सफल हुए थे, लेकिन चुनौतियां तो उन्होंने पैदा कर दी थी। उन उन चुनौतियों के बीच निश्चित रूप से जो उन चुनौतियों के बीच भी हमारे लोगों ने काम किया और बहुत अच्छा काम किया। और उस चुनौतियों के बीच की पत्रकारिता में आज अगर हम उसके आगे बढ़ते हैं तो सोशल मीडिया जो है वो एक ऐसी पत्रकारिता है, ऐसी पत्रकारिता, वेब साइट जो है और बहुत सारी विधाएं हैं, यूट्यूब है, ये सोशल मीडिया का मंच है, वो एक बहुत बड़ी चुनौती बनकर जो है हिंदी पत्रकारिता के सामने खड़ा हुआ है। क्यों खड़ा हुआ है, हम चुनौती क्यों बोल रहे हैं उसको? इसलिए चुनौती बोल रहे हैं कि आज हर घर में पत्रकार है इस माध्यम से, और हर घर में स्वतंत्रता है लिखने की, जो चाहे जो शब्द, जैसा भी शब्द हो वो लिख सकता है, और उसके ऊपर कोई भी आचार संहिता अभी तो फिलहाल तक तो नहीं है। इसलिए जो है वो खुलकर लिखता है, जो दिल में उसके आता है वो खुलकर लिखता है। और उसी खुलकर लिखने के चक्कर में ये इसे विश्वसनीयता की कमी आ रही है। जितनी अविश्वसनीयता सोशल मीडिया के अंदर है, बहुत सी चीजें अच्छी भी आती है, बहुत अपवाद भी है उसमें, लेकिन जितनी मैंने विश्वसनीयता सोशल मीडिया ने खोई है, कितनी फेक न्यूज और हेडलाइंस ऐसी डालते हैं कि आदमी इसको क्लिक कर ही देता है, वो क्लिक करके पढ़ना कुछ और चाहता है, पढ़ा कुछ और दिया जाता है। तो ये जो अविश्वसनीयता की स्थिति है, ये हिंदी पत्रकारिता के लिए बहुत बड़ी चुनौती है। इसको आप ध्यान से अगर समझेंगे, इसमें अगर शोध करेंगे तो आपको समझ में आएगा इसको सुधारने की बहुत बड़ी जरूरत है। क्योंकि भविष्य, अनेक पत्रकार साथी, अनेक बुजुर्ग पत्रकार जो है इस बात का भविष्य का संकेत दे रहे हैं कि सोशल मीडिया ताकतवर होगा, और अगर वो ताकतवर होगा तो निश्चित रूप से जो है उसके लिए एक सुधार की आवश्यकता आज से शुरू करनी पड़ेगी, ताकि भविष्य जब उनके हाथ में पत्रकारिता आए, उनके तरीके की पत्रकारिता हो, तो उसमें ऐसी कोई संभावनाएं न रहे जिसमें हिंदी पत्रकारिता को और चुनौतियों का सामना करना पड़े और बदनामी का विषय बन जाए। इस बात का ध्यान जो है वो बहुत जरूरी, बहुत सही स्थिति बननी चाहिए। रहा सवाल समाज का, आपको ख्याल होगा हमें चौथा स्तंभ कहा जाता है। संविधान में तो कोई ऐसी व्याख्या नहीं है, हमें तो सिर्फ अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के आधार पर हर व्यक्ति की जो आज सोशल मीडिया में जो चीज दी हुई है, जो अधिकार है, वो अधिकार हमें भी है, लेकिन हम आचार संहिता से बंधे हुए हैं क्योंकि हम पुराने हैं। हम हिंदी पत्रकारिता को कई सालों से कर रहे हैं, हम प्रतिष्ठित हैं, और अभी सोशल मीडिया प्रतिष्ठा पा रहा है बहुत तेजी के साथ में, तो इसलिए जो है हम बंधन के साथ काम करते हैं, और ये निश्चित रूप से समाज हमको मानता है। तो 3 स्तंभों का जो संविधान में उल्लेख है, उसके बाद चौथा स्तंभ जो है वो संविधान में प्रारूप में नहीं है, लेकिन हमको इस जनता ने जो है अपने जनहित के काम के कारण, अपनी सेवा के कारण पत्रकारों को चौथा स्तंभ का रूप दिया है, उसको शक्ति दी है, उसको ताकत दी है। उस ताकत का दुरुपयोग भी हो रहा है, सदुपयोग भी हो रहा है, दोनों चीज हो रही है। अब सवाल आता है कि ये जो इसको सुधारा कैसे जाएगा? तो जो स्थितियां आज हैं, आप सभी पत्रकार जो भी हैं, पत्रकारिता से जुड़े हुए हैं, बौद्धिक वर्ग हैं, आप इस चीज को बड़े ध्यान से सुनिए। दिल्ली की पत्रकारिता में जो स्थितियां बन रही है, जो परिस्थितियां बन रही है, जो दूसरे दूसरे नाम मिल रहे हैं, कई प्रकार के नाम, मीडिया को नाम दिए जा रहे हैं, अनेकों अनेकों ढंग की बातें आ रही हैं, बिक गया मीडिया बोलते हैं। तो ये जो सारी चीजें, ये किन कारणों से है? ये हमारे ही कृत्यों के कारण है। हम क्या कर रहे हैं, हमको अपने अंदर आत्म मंथन करना होगा। राष्ट्र प्रेम, राष्ट्र बोध हर व्यक्ति को होता है, तो ऐसा कौन सा राष्ट्र प्रेम है जब किसी एक ही व्यक्ति के पीछे हम चलें? ऐसा राष्ट्र प्रेम जो है मेरी नजर में जो है वो गलत है, गलत दिशा जा रही है। तो राष्ट्र प्रेम हो, स्वयं हो, हमारे अंदर सब में राष्ट्र प्रेम। किसके पास, आप जितने भी लोग आज यहाँ बैठे, क्या राष्ट्र प्रेमी नहीं है? क्या आप राष्ट्रबोध नहीं रखते? आपके अंदर भी है। कोई हमको सिखाए या बताए, और मेरे पीछे चलोगे तो आपको राष्ट्रबोध आएगा, मेरे पीछे चलोगे तो आपका राष्ट्र प्रेम प्रदर्शित होगा। ये भी पत्रकार को इस बातों से बचना चाहिए, लेकिन हमारे कुछ पत्रकार साथी इन चीजों में जुट गए, ऐसा महसूस होता है। और कई अच्छे पत्रकार जिनको भोगना पड़ा है इस शासन, कुशासन जो भी कहें, उसके कारण जो अपनी पत्रकारिता को छोड़ना पड़ा है,
यूट्यूबर बन गए हैं और यूट्यूब के माध्यम से अपनी बात को निरंतर कह रहे हैं, बेधड़क कह रहे हैं, निडर होकर कह रहे हैं, वो उन लोगों के लिए भी एक प्लेटफॉर्म मजबूत रहना चाहिए। और निश्चित रूप से जो है पहचान के लिए हमको लड़ना पड़ेगा। हिंदी पत्रकारिता की जो दिशा जा रही है, निश्चित रूप से और भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। इतनी चुनौतियां तो हम अपने आंख से देख रहे हैं। समाज हमारे साथ खड़ा हो, ये भी हमारी चुनौती है। हम ऐसा काम करें कि समाज हमारे साथ खड़ा हो, हम कहीं डिगे नहीं, हम कहीं बहके नहीं, इस बात का हमको ख्याल करना पड़ेगा। और सबसे बड़ी चुनौती जो मेरे समझ में आता है कि राजनीतिक एजेंडा पूरा करने पत्रकारिता के क्षेत्र को देश में अनेकों ने गंदगी फैला रखी है। वे किसी भी बड़े राजनीतिक क्षेत्र के घेरे में पत्रकार के रूप में घुसते तो हैं, लेकिन वहां घुसने के बाद, प्रवेश लेने के बाद ठेकेदारी की, उद्योग हित की, अन्य हितों की बातें करते हैं। पत्रकारिता उसमें दबी हुई सी रह जाती है। निश्चित रूप से इस पर भी हमको विचार करना होगा कि जो लोग पत्रकार का जामा पहन करके किसी विशेष क्षेत्र में जाते हैं, वह लाभ हानि की बात करते हैं, वो भी हमारी हिंदी पत्रकारिता को दिशा बदल देती है। और जरूरत है एक बहुत बड़ी पत्रकारिता की चुनौती दो प्रकार की ये हो गई। चाटुकारिता की पत्रकारिता, चाटुकारिता करने वाली पत्रकारिता शुरू हो गई है, जो हमारे लिए बहुत दंश के रूप में है और वो बहुत बड़ा जहर है, एक प्रकार से जोखिम है हमारे लिए। इस बात पर भी ध्यान करना पड़ेगा। और देखिए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आपके लिए भविष्य का बहुत बड़ी चुनौती है, अखबारों के लिए और हमारे पत्रकारों के लिए। हमको भ्रम में डाल करके भी आगे बढ़ाया जा सकता है, हम भ्रम में भी पढ़ सकते हैं। इसलिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को भी मैं हिंदी पत्रकारिता के लिए एक बड़ी चुनौती मानता हूँ, इलेक्ट्रॉनिक पत्रकारिता के लिए भी बड़ी चुनौती मानता हूँ, सोशल मीडिया के लिए भी बहुत बड़ी चुनौती मानता हूँ। और ये तीन विधाओं में अंग्रेजी पत्रकारिता भी शामिल है। तो वो अगर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के चक्कर में कहीं फंस गई तो देखिए क्या होगा, उसका आप अंदाज लगा सकते हैं। निश्चित रूप से हमको समाज के बीच में ऐसे काम करना चाहिए, देश के सामने ऐसे काम करना चाहिए। हम स्वयं राष्ट्रभक्त हैं, हम राष्ट्रभक्त बने रहें। और राष्ट्रभक्ति के लिए हमको क्या करना है, हमारा दिल क्या कहता है, हमारा दिमाग क्या कहता है, उस पर चलें। आप कहें और हम करें, ऐसा न हो। हम अपने विवेक से, अपनी बुद्धि से, अपनी बौद्धिक क्षमता से उस काम को आगे बढ़ाएं और हिंदी पत्रकारिता को आगे ले जाएंगे तो निश्चित रूप से हम फिर से जो है एक बहुत बड़े विश्वसनीय पत्रकारिता के क्षेत्र में घुसेंगे और हमको जनता का आशीर्वाद मिलेगा। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सर। आपने पत्रकारिता की उन विविध चुनौतियों के बीच विशेषकर तकनीकी विस्तार ने किस तरह से हिंदी पत्रकारिता के सामने संकट खड़े किए हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी या वो कृत्रिम बौद्धिकता और रोबोट जैसे साधनों ने पत्रकारिता के मूल्यों का जिस तरह से क्षरण किया है, लेकिन मुझे लगता है कि पीछे लौटने का समय नहीं। ये तकनीक आएगी, सवाल ये है कि हम किस तरह से नई पीढ़ी को तैयार करें। क्योंकि मुझे व्यक्तिगत रूप से कई बार लगता है, चाहे कितने ही ये सब माध्यम आ जाएं, शायद व्यक्ति का जो ब्रेन है उसका रिप्लेसमेंट एक बहुत बड़ी चुनौती है। हालांकि विज्ञान ने जो कुछ हम सोचते थे उन सब चीज़ों को अब साकार कर दिया है। एक फिल्म आई थी जिसमें एक रोबोट नायिका से प्रेम करता है और फिल्मकार ने रोबोट में भी भावनाएं डाली थी, और अब वैज्ञानिक ये प्रयोग कर रहे हैं कि रोबोट में भी हम इंसानी भावनाएं कहीं जोड़ दें। वो दिन आएगा। अभी पिछली बार में जब बात कर रहा था हमारे इसी वेबिनार में, तो एक रेफरेंस मैंने दिया था कि एक कोई विदेशी बहुत बड़ा पैसे वाला व्यक्ति है, उसने कहा कि जब मेरी मृत्यु हो जाए तो मेरे शरीर को इस तरह से बचा के रखिएगा, क्योंकि उसको ये लगता है कि वैज्ञानिक आने वाले समय में ऐसी तकनीक का आविष्कार कर लेंगे जब हम मरे हुए व्यक्ति को भी जीवित कर देंगे। तो उसको ये उम्मीद है कि आने वाले कुछ वर्षों में या दशकों में शायद मुझे फिर जीवन मिल जाए। तो आने वाला समय कैसा होगा बहुत कठिन है, लेकिन ये तकनीक आएगी और अब हमें उस तकनीक का उपयोग करते हुए अपनी पत्रकारिता को दिशा देनी है। बिल्कुल सही कहा आपने कि जनहित से जो हमारी यात्रा हुई थी, क्योंकि वो जो आज़ादी के पहले का कालखंड है जिस पर बहुत विस्तार से बात करने की जरूरत इसलिए नहीं कि हम सब जानते हैं, उस मिशन से व्यावसायिकता की ओर, या दबे स्वर में हम कभी कभी कहते भी हैं कि मिशन से कमीशन की ओर बढ़ती है यात्रा। लेकिन फिर वही बात आके टिकती है कि अभी भी ऐसे समर्पित कर्तव्यनिष्ठ पत्रकार हैं जिन्होंने हिंदी पत्रकारिता की इस
वैचारिक मशाल को जिंदा रखा है और हम निरंतर आगे बढ़ रहे हैं। इसीलिए जिन पत्रकारों के आपने उदाहरण दिए, किस तरह से वो काम कर रहे हैं उन सारी चुनौतियों के बीच, वही हमें आशा जगाती है। अब हम बात करेंगे डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से। मनोज जी लंबे समय से पत्रकारिता विभाग से जुड़े हुए हैं। उसके पूर्व वे राष्ट्रीय सहारा आदि अखबारों के ब्यूरो चीफ रहे जौनपुर में, और एक ऐसे विश्वविद्यालय में अध्यापन कर रहे हैं जिसकी स्थापना को बहुत लंबा समय नहीं हुआ है। 1988 में उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह जी की स्मृति में, हालांकि विश्वविद्यालय की स्थापना तो उन्हीं के प्रयत्न से हुई थी, लेकिन उनके निधन के पश्चात इस विश्वविद्यालय का नामकरण उनके नाम पर कर दिया गया। और संयोग से 30 मई वीर बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि भी है, ऐसा मुझे मनोज जी ने बताया। 30 मई 1989 को उनका निधन हो गया था। तो आज दो तरह का संयोग है। आज हमारे जो इस आयोजन के सहभागी हैं, जौनपुर का पत्रकारिता विश्वविद्यालय और उनका विश्वविद्यालय जिस महामानव के नाम पे, क्योंकि उनका राजनीतिक जीवन बहुत, मैं देख रहा था आज जब मेरी सुबह मनोज जी से बात हुई उनकी यूनिवर्सिटी की वेबसाइट, तो उनका बहुत बहुआयामी योगदान रहा। और दूसरी एक सुखद प्रतीति इस बात पर भी हुई, जब मैंने मनोज जी से पूछा कि आपके विभाग को कितने वर्ष हुए स्थापना को, तो मालूम पड़ा बहुत इसी वर्ष अपनी स्थापना के 25 वर्ष भी पूरे कर लेंगे। तो किसी विश्वविद्यालय के जीवन में 25 वर्ष का अपना महत्व है। जब मेरे विभाग को 25 वर्ष हुए थे तब मैंने भी प्रकाशन किया था और इस तरह के आयोजन किए थे। तो उम्मीद है मनोज जी भी अब इस 25वीं जो उनकी रजत जयंती है विश्वविद्यालय के इस विभाग की, उसको भी उसी उत्साह के साथ सेलिब्रेट करेंगे, ताकि उनके विद्यार्थियों को और अधिक प्रोत्साहन मिले, शक्ति मिले, सामर्थ्य मिले अपने क्षेत्र में काम करने का। मनोज मिश्रा जी का बहुत बड़ा योगदान रहा। मूलतः ये एक विज्ञान संचारक के रूप में और परंपरागत माध्यमों के प्रति इनकी अभिरुचि, स्वयं लोक कलाकार हैं। मैं सोशल मीडिया पर देखता हूँ किस तन्मयता के साथ वो उन लोकगीतों को गाते हैं। विश्वविद्यालय के अनेक समारोहों का संचालन वो करते रहे हैं। तो अपनी एक प्रखर ओजस्वी इनकी शैली है। और इस समय विश्वविद्यालय की जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल है, जिसका मुख्य उद्देश्य यही है कि विश्वविद्यालय के जो शैक्षिक प्रशासन है उसे कैसे प्रभावी ढंग से संचालित किया जा सके, उसके एक एग्जीक्यूटिव मेंबर के रूप में भी आपको नॉमिनेट किया गया है। एक शिक्षक के रूप में विश्वविद्यालय की जो विभिन्न निकाय हैं उसमें कार्य करने का अवसर हम सभी को मिलता रहा है। तो मनोज जी ने भी विश्वविद्यालय की बहुत जो महत्वपूर्ण समितियां हैं, डिसिप्लिन से लेकर के अकादमिक क्षेत्रों की, उनसे वो जुड़े हुए हैं, काम कर रहे हैं। लगभग 7 वर्षों तक आपने मीडिया कोऑर्डिनेटर के रूप में भी विश्वविद्यालय की सकारात्मक छवि निर्माण में अपनी एक विशिष्ट भूमिका निभाई है। और आपके लगभग 4 पुस्तकें प्रकाशित हो चुकी हैं। अनेक पुस्तकों में आपके आलेख सम्मिलित किए गए हैं। लगभग 3 दर्जन से अधिक आपके आलेख शोध पत्र विभिन्न पत्रिकाओं में प्रकाशित हो चुके हैं। यूजीसी फंडेड अनेक शोध परियोजनाओं से आपका जुड़ाव रहा है। और मैं डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से अनुरोध करूंगा कि वे भी इस अवसर पर कुछ अपने अनुभव साझा करें और हमारी इस वैचारिक चर्चा को और आगे बढ़ाएं। भाई मनोज मिश्रा जी। सादर प्रणाम सर। शुभकामना के लिए भी बहुत बहुत धन्यवाद सर। आज बहुत ऐतिहासिक दिन है और उस ऐतिहासिक दिन में जितना सब लोग जुड़े हैं आपके मंच पर, सबको शुभकामनाएं और बधाई। आज वीर बहादुर सिंह जी की पुण्यतिथि है। मैं उनको भावपूर्ण नमन करता हुआ, उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए अपनी बात को रखता हूं। सर्वप्रथम इस आयोजन के जो मूल हैं, तात जनक तनयाय सोई धनुष यज्ञ जहि कारण हुई। हमारे पत्रकारिता शिक्षा जगत के भीष्म पितामह, प्रकांड विद्वान और चिर युवा जिसको हम कहते हैं, सदा मतलब उत्साह बढ़ाने वाले ऐसे आदरणीय प्रोफेसर भानावत सर को मैं सबसे पहले प्रणाम करता हूं। हम लोगों के बीच में मंच पर मुख्य धारा की जो मीडिया है उसके रथी महारथी हैं। मैं सर्वप्रथम आदरणीय श्री बाबूलाल शर्मा जी, आदरणीय श्री ज्ञानेश उपाध्याय जी, डॉक्टर चंदन शर्मा जी को प्रणाम करता हूं, हार्दिक स्वागत करता हूं विश्वविद्यालय की तरफ से। इस कार्यक्रम के आयोजन में 2 और ऐसी शख्सियत हैं जिनके बिना ये आयोजन अधूरा सा रहता है, जिसमें डॉक्टर उषा साहनी जी हैं,
मैं उनको प्रणाम करता हूं और शुभकामनाएं देता हूं। डॉक्टर पृथ्वी सेंगर जी हैं, मैं आपका भी स्वागत करता हूं मैम और शुभकामनाएं देता हूं। इस मंच पे हम लोगों के साथ में हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर हैं, हमारे मित्र हैं, हमारे विभाग के हमारे मित्र डॉक्टर दिग्विजय सिंह राठौर हैं, डॉक्टर सुनील कुमार जी हैं, डॉक्टर अवध बिहारी सिंह जी हैं, डॉक्टर चंदन जी हैं। उन सब की तरफ से भी आप सबका मैं स्वागत करता हूं। साथ में डॉक्टर सुधाकर शुक्ल जी हैं, डॉक्टर दयानंद उपाध्याय जी हैं, हमारे सभी मीडिया के मित्र हैं, शिक्षक हैं। मैं देख रहा हूं कानपुर से डॉक्टर रश्मि गौतम जी भी जुड़ी हैं, मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं मैम। सर नमस्कार। डॉक्टर अवधेश मौर्य जी हैं, हमारे विश्वविद्यालय से सक्रिय व्यक्तित्व, आपका भी हार्दिक स्वागत है अवधेश जी। रविकांत जी हैं, हार्दिक स्वागत करता हूं। हमारे विश्वविद्यालय के प्रोफेसर डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी हैं, मैं आपका भी हार्दिक स्वागत करता हूं सर। हमारे सभी प्रिय शोधार्थी हैं विभाग के, आप सबका भी हार्दिक स्वागत है। हमारे अन्य विद्यार्थी हैं, हमारे प्रिय विद्यार्थी भी जुड़े हुए हैं, सबको स्वागत है। और बड़ा गंभीर चिंतन हुआ और सबसे बड़ी बात यह है, मैं अभी यूपी जर्नलिस्ट एसोसिएशन के कार्यक्रम से लौटा हूं और सभागार में आज बहुत अच्छा सुखद संयोग रहा कि आज मुख्य धारा की मीडिया के जो हमारे लोग हैं, हम लोग तो सैद्धांतिक पक्ष के हैं, जो व्यवहारिक पक्ष है, दोनों अलग धारा है और बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत कुछ समझने को मिला। जैसे अभी ये बात हो रही थी और आज का जो मैं सर से पूछा था कि सर ये बड़ा सामयिक विषय आपने रख दिया, इसका जो शीर्षक है, टॉपिक है, वो इतना सामयिक है कि वो तुरंत स्ट्राइक करता है, दिमाग में एकदम लाता है कि हिंदी पत्रकारिता किधर। तो 197 साल का सफर जो है वो कुछ पलों में हम खट से जो है हमारे दिमाग में आता है और तुरंत तुलना शुरू हो जाती है। ये बड़ा मतलब मैं इसके लिए प्रोफेसर भानाव सर को बड़ा मैं धन्यवाद दूंगा कि ये बहुत मतलब सामयिक शीर्षक आपने रखा। मैं बात करता हूं, सबसे पहले आदरणीय श्री बाबूलाल शर्मा जी ने बात किया, वो मिशन और प्रोफेशन की बात की। ये बात मुझे लगता है कि 70 के दशक के बाद से ये तेज हो गई थी बात, जैसा हम लोग पढ़ते हैं और पुराने गुरुजन बताते हैं। ये बात तो तब से प्रखर होती जा रही है। आपने सर आपातकाल का जिक्र किया और आपने आपातकाल में दो विचारधारा की भी बात की और निश्चित रूप से आपने वो बताया जो आपने देखा। ये बहुत बड़ी बात है और हम आप जैसे जो वरिष्ठ लोग हैं उनसे चाहेंगे कि अपना जो कृतित्व है, जो आत्मकथ्य है, उसको लेखनी में भी उतारें। क्योंकि आजकल सोशल मीडिया पर लोग लिख रहे हैं बहुत सारे माध्यमों से। मुझे लगता है कि जो हमारे मीडिया के जो शिक्षक मित्र हैं उनको आप लोगों के व्यवहार से ये जो निरंतरता है, ये जो गति है, उससे बहुत लाभ होगा। तो आप से मेरा निवेदन है कि इसको आप जो है कुछ लेखनी में भी अपने विचार किसी मंच पर लिखते रहें तो हम लोग इससे लाभान्वित होते रहें। आदरणीय श्री ज्ञानेश उपाध्याय जी ने बड़ी अच्छी बात कही और मेरे भी दिल की बात कही कि समाज जहां जाएगा पत्रकारिता वहीं जाएगी। जैसा कि कहा भी गया कि साहित्य जो है वो समाज का दर्पण है। तो आजकल मुझे लगता है डॉक्टर रश्मि मैडम ने ही अभी लिखा था या किसी ने लिखा था कि आज बच्चे जो है वो रील्स में ज्यादा रुचि रख रहे हैं। सर मैंने लिखा था। डॉक्टर रश्मि मैडम ने कहा कि समाज जो है वो जब ऐसी चीजों में दिलचस्पी लेने लगता है तो फिर कहीं न कहीं वो ठहराव आता है, ऐसे सवाल उठता है। और दूसरी बात, जो सबसे बड़ी बात जो डॉक्टर जो चंदन शर्मा जी ने कही, बहुत महत्वपूर्ण बात कही कि अल्प वेतन जो हमारे मित्र जो संस्थानों में कार्यरत, उनके लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है मिशन और प्रोफेशन। क्योंकि उनके लिए अल्प वेतन एक बहुत बड़ी समस्या है और इसके लिए
बात तो बहुत दिन से हो रही है, लेकिन कोई ठोस आयोग का कोई नीतिगत निर्णय अभी तक नहीं आया। ये बहुत बड़ी बात है। और एक नई पीढ़ी के लिए डॉक्टर चंदन शर्मा जी ने एक बड़ी बात कही। आपने कहा कि लोग पढ़ना छोड़ रहे हैं। अब मैं यहीं से अपनी बात को शुरू करता हूं सर। देखिए, ये जो वर्तमान पत्रकारिता है, हिंदी पत्रकारिता पूर्ण डिजिटल हो गई है और ये भारत का भविष्य भी यही, इसका डिजिटल स्वरूप ही भारत का भविष्य है और निरंतर ये होता जाएगा। तो जो कंटेंट है वो बिना पढ़े तो आएगा नहीं। अब सवाल ये है कि तो पढ़ना पड़ेगा। और हमारे जो लोक साहित्य हैं, लोक साहित्य जो है वो कंटेंट से भरा पड़ा है। हमारी जो लोक भाषा में लिखे गए जो ग्रंथ हैं, बहुत कुछ उसमें है जिसको कि देखने की, समझने की जरूरत है। क्योंकि फील्ड रिपोर्टिंग तो लगातार कम हो रही है, डेस्क लोड बढ़ रहा है और संपादक के ऊपर एक अलग दबाव है, उसके ऊपर एक वाइस प्रेसिडेंट भी है। तो ऐसे में अब समस्या ये है कि वो उनको जब तक वो नहीं पढ़ेंगे तब तक तो सुखद चीजें आनी नहीं है। कभी कभी कुछ ऐसी रिपोर्ट पढ़ने की मिलती है सर डिजिटल मीडिया में, दिल खुश हो जाता है। और कभी कभी कुछ ऐसे पढ़ने को मिलता है, मन कहता है मोबाइल तोड़ दें कि अब यह स्तर हो गया है वर्तनी का। तो दोनों तरह की बातें हैं, दोनों विचारधारा ये जो है वो चल रहा है। जैसा गौतम बुद्ध ने कहा था, सर्वम दुखमयम जगत और दुख निरोध गामिनी प्रतिपदा। ये जो मध्यम मार्ग है, मुझे लगता है ये ठीक है और ये प्रवृत्तियां रहेंगी। लेकिन हम लोग एक शिक्षक के रूप में प्रेरित करें विद्यार्थियों को, उनको हम उत्साहित करें और उनसे ये हम कहें कि भाई आप कम से कम 197 साल का जो इतिहास है उसमें जो आपके जितने भी पसंदीदा पत्रकार जिसको आप समझ रहे हैं, जिसको भी आप समझ रहे हैं, आप अगर महावीर प्रसाद द्विवेदी जी को पसंद करते हैं तो सरस्वती के ही पुराने पन्नों को पलटिए। अगर आप बाबू हरिश्चंद्र जी को पसंद कर रहे हैं तो उन्हीं को देखिए। बाबूराव विष्णु पराडकर जी को पसंद करते हैं, बाल गंगाधर तिलक को पसंद करते हैं, गांधी जी को पसंद करते हैं, आप शिव प्रसाद गुप्त जी को पसंद करते हैं। 1920 से एक अलग उन्होंने जगाया यहाँ पर आज के जरिए। बहुत लोग हैं, दद्दा बनारसी हैं, उनको पसंद करते हैं। उनके द्वारा लिखे गए आलेखों, उनके द्वारा कहे गए कथ्य, उनकी जो जीवन शैली, जीवन पद्धति जो उन्होंने अपने बारे में लिखा, उसको भी पढ़ने की जरूरत है। बहुत कुछ उसमें ही आपको जीवन के प्रेरणा मिलेगी और जीवन में आगे बढ़ने के दौर मिलेगा। हिंदी पत्रकारिता मेरे ख्याल से समुन्नत अवस्था में है, बहुत अच्छी स्थिति में है। आज हिंदी को जानने समझने वाले, जैसा स्वयं डॉक्टर चंदन शर्मा जी ने बताया कि हिंदी तीसरे नंबर पर है पूरी दुनिया में। और हिंदी के डिजिटल जो स्वरूप है अखबारों का, वो पूरा वैश्विक हो गया है। आज हमारे आपके घर के लोग दुनिया के किसी कोने में हैं तो जैसे ही अखबार अपलोड होता है वो पहले जान जाते हैं हमारे यहाँ क्या हुआ। सारे अखबारों के स्थानीय पन्ने हैं, स्थानीय खबरें हैं। हमें हो सकता है देर में मालूम हो, लेकिन उनको पहले मालूम हो जाता है क्योंकि वो अपने घर का समाचार पढ़ना चाहते हैं। बहुत सारी ये बातें हैं। एक और बड़ी महत्वपूर्ण बात है कि जो लोग कहते हैं कि आज कुछ ऐसे नकारात्मक शक्तियां हैं जो ये कहती हैं कि हिंदी पत्रकारिता बहुत बड़ा खतरा है, प्रकाशन बंद हो रहे हैं। कोविड काल में अखबारों में जो उनके प्रसार संख्या में जो कमी हुई थी वो उससे आगे निकल गए। एक क्षणिक दौर जरूर आया था, लोगों में भय व्याप्त था, लेकिन उन्होंने अपनी कमी को पूरा कर लिया। नीरज जी की एक रचना बड़ी समीचीन है कि लाखों बार गगरियां टूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार गगरियां टूटी, सिकन न आई पनघट पर। लाखों बार कश्तियां डूबी, चहल चहल पहल है अब भी तट पर। तन की उम्र बढ़ाने वाले, तन की उम्र बढ़ाने वालों, लौकी आयु घटाने वालों, लाख करे पतझड़ कोशिश पर उपवन नहीं मरा करता है।
पतझड़ कुछ भी कर ले, लेकिन उपवन कभी खत्म नहीं होगा कि हिंदी पत्रकारिता का जो भविष्य है वो कुछ भी हो जाए। जैसा प्रोफेसर भानावत सर ने कहा कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ जाए, कुछ भी आ जाए, ये कृत्रिमता है। मानव को कृत्रिम बुद्धि कभी नहीं दिग्भ्रमित कर सकती। हाँ, थोड़ी देर के लिए उसको बहला सकती है, फुसला सकती है, भ्रमित कर सकती है, लेकिन अस्थायी रूप से उसके साथ ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो इन्हीं सब बातों के साथ, चूंकि हमारे सभी आदरणीय जो विद्वान हैं उन्होंने अपनी बातें कह दी थी, मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और इस सफल आयोजन के लिए मैं प्रोफेसर भानावत सर के प्रति कृतज्ञता ज्ञापित करता हूं। इसी तरह से भविष्य में वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय के लिए अवसर देते रहेंगे। बहुत बहुत आभार सर, धन्यवाद। धन्यवाद भाई मनोज जी। लोक साहित्य से लेकर के डिजिटल साहित्य, आपने कहा अप्रतिम कंटेंट लोक साहित्य में निहित है और भविष्य डिजिटल में आप देख रहे हैं। निश्चय ही ये जो पूरी यात्रा है उसका अपना रोमांच है और हम सभी किसी न किसी रूप में उस रोमांच को महसूस करते हुए उम्मीद करते हैं कि भविष्य में पत्रकारिता अपने शिखर पर पहुंचे। चलिए, अब बहुत सारे मित्र हैं वो हैंड रेस कर रहे हैं, तो मुझे लगता है किसी भी चर्चा की सार्थकता उसी में है कि जब वो द्विपक्षीय रहे। बहुत सारे मित्र जिनका अपना व्यापक अनुभव अलग अलग क्षेत्रों का है, तो मैं उनसे अनुरोध करूंगा कि अपना परिचय दें, अपना वीडियो ऑन करें और बहुत संक्षेप में, सवाल है तो सीधे सवाल पूछें या कोई टिप्पणी है तो संक्षेप में टिप्पणी करें ताकि अधिकतम लोगों की, मित्रों की सहभागिता इसमें हो सके। अभी सत्र चर्चा के लिए खुला है। दीपक कुमार जी, राहुल यादव, ये कुछ नाम मुझे दिख रहे हैं। जो भी मित्र कहना चाहें अपनी बात। दीपक कुमार जी, राहुल यादव, दयानंद उपाध्याय जी, इन सबके मुझे संकेत दिख रहे हैं हैंड रेस के। नमस्कार जी। हाँ दयानंद जी। हिंदी पत्रकारिता दिवस पर आप सभी को मेरा नमस्कार और विशेष रूप से भानावत जी को बधाई कि आज का जो दिवस है वो जो हमारा चौथा स्तंभ है उसका एक बहुत बड़ा पर्व है। हिंदी पत्रकारिता ने गुलामी के समय से ही भारतवर्ष को नहीं बल्कि विश्व को एक नई दिशा दी है। जब शेखावटी के अंदर किसानों का आंदोलन चल रहा था तो विजय सिंह पथिक और ये आपके गणेश शंकर विद्यार्थी का जो प्रताप अखबार था उन्होंने उसकी आवाज उठाई और वो नेशनल हेराल्ड में छपी और जिससे ब्रिटेन की संसद भी लग गई थी। इसी प्रकार संस्थागत पत्रकारिता ने, जैसे जैन पत्रकारिता है, आर्य समाज के लोगों ने हिंदी पत्रकारिता के जरिए इसे समाज को जगाने का काम किया, समाज को नई दिशा दिया, लोक शिक्षण किया, लोक मंगल किया। और हरियाणा के जब इस देश में आजादी के बाद जब हिंदी के ऊपर बहुत बड़ा कुठाराघात हुआ था तो हिंदी पत्रकारिता में ही जो हरियाणा का जो हिंदी आंदोलन था उसको नई दिशा दी थी। यहाँ के पत्रकारों ने स्वामी श्रद्धानंद, स्वामी उमानंद सरस्वती और बड़े बड़े लोगों ने जब एक मिशनी पत्रकारिता करके और हिंदी के लिए लड़ाई लड़ी थी। वरना हो सकता है कि हिंदी के ऊपर भी जब 1947 के बाद हिंदी के ऊपर भी जो राज सत्ता है उन्होंने कुठाराघात शुरू किया था, कर दिया था इसमें हरियाणा और पंजाब की धरती पर। और उसी की बदौलत है कि जो ये हरियाणा है वो उसी हिंदी आंदोलन की उपज है और वो सब हिंदी पत्रकारिता के जरिए ही चला, हिंदी पत्रकारिता की व्याख्या के ऊपर ही चला था। तो हिंदी पत्रकारिता एक शब्द को ब्रह्म के रूप में लेकर के चला है। ऐसी कोई बात नहीं है जो अब ये चिंता व्यक्त की जा रही है कि अब इसका जो प्रिंट पत्रकारिता है उसका भविष्य बिल्कुल ही वो नहीं है। हिंदी पत्रकारिता का भविष्य उज्जवल है और आगे भी रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद दयानंद जी। दयानंद जी वैसे व्यवसाय से स्कूल शिक्षक हैं, लेकिन पत्रकारिता पर उन्होंने काफी शोध किया है और हरियाणा की पत्रकारिता पर आपकी एक पुस्तक भी प्रकाशित हो चुकी है और हमारी वेबिनार्स में लंबे समय से आप जुड़ते हैं और आपकी सक्रिय भागीदारी रहती है। जी, और कोई हमारे मित्र? इन्हीं का माइक ऑन है, यदि वो उसको
म्यूट कर लें। सर मैं विद्यार्थी सर, पूर्वांचल विश्वविद्यालय का चतुर्थ सेमेस्टर का सर। क्या हाँ, नाम डिजिटल नाम बताइए आपका। राहुल यादव सर। जी हाँ राहुल। जी सर। सर हाँ प्रणाम बोलिए। सर। हाँ प्रणाम जी सर। बोलिए। सर क्या डिजिटलीकरण होने से मीडिया का, क्या प्रिंट मीडिया का अस्तित्व समाप्त हो जाएगा सर भविष्य में? देखिए, ये ज्ञानेश जी ने डायरेक्टली नहीं कहा। उन्होंने कहा कि आने वाले समय में, ज्ञानेश जी का बल्कि सभी वक्ताओं का ये कहना था कि डिजिटल भविष्य है। अब खत्म होगा कि नहीं होगा ये तो नहीं कहा जा सकता, लेकिन लोगों ने संभावनाएं या आशंकाएं प्रकट करनी शुरू कर दी हैं कि जिस तरह से डिजिटलीकरण हो रहा है, आपके पास सारे पीडीएफ आते हैं। मैं इस समय बेंगलोर में हूँ, मुझे जयपुर के अखबार देखने होते हैं। मैं सुबह उठते ही सारे अखबार अपने ऑनलाइन पढ़ लेता हूँ, जो उनके पेजेस हैं उनके वेबसाइट पे जाके, उनके ऐप पे जा करके। तो ऐसी स्थिति में एक आशंका है कि पता नहीं प्रिंट मीडिया का भविष्य रहेगा कि नहीं रहेगा। हालांकि देश इतना बड़ा है, अखबारों के प्रकाशन की संख्या निरंतर बढ़ रही है, साक्षरता की भी वृद्धि हमारे यहाँ हो रही है दर की। तो इमीडिएटली तो हम नहीं कह सकते कि संकट आएगा, लेकिन आप जैसे विद्यार्थियों को अब सभी तरीके से तैयार करना होगा। क्योंकि आप डिजिटल पत्रकारिता में काम करेंगे, आपका लेखन शिल्प भी अच्छा होना चाहिए, आपकी खबर लिखने की तकनीक भी अच्छी होनी चाहिए। आपको, चूंकि अब आपको ऑडियो वीडियो से बात करनी है, तो आपका उच्चारण भी साफ होना चाहिए, आपकी कम्युनिकेशन स्किल्स भी साफ होनी, अच्छी होनी चाहिए। तो अब जो पत्रकार है वो मल्टीटास्क मेरी दृष्टि में रहेगा, और उसको सभी तरह का शिक्षण प्रशिक्षण लेना होगा। और जो ये टेक्नोलॉजी है, मेरी व्यक्तिगत मान्यता ये है कि बहुत यूजर फ्रेंडली है और हम बहुत जल्दी सीख सकते हैं। छोटा सा एग्जांपल, आज मुझे तकनीकी व्यवधान आया। इस गूगल मीट का जो सिस्टम मैंने ले रखा है, उसमें मैं माइक को अनम्यूट नहीं कर पा रहा हूँ, और मैं उस पर जैसे ही ऑन किया, मैंने जो हमारा वेबसाइट मेंटेन करता है उसको भी कॉल किया, 15 मिनट तक मैं जूझता रहा, तो अभी तक ठीक नहीं हुआ। अचानक आइडिया आया कि मैं अपने मोबाइल से मैंने रिक्वेस्ट भेजी और उससे मैं जुड़ गया और इसको मैंने किसी तरह से सार्थक बना दिया। तो ये जो सारी तकनीकी चुनौतियां हैं, ये कहीं ना कहीं यूजर फ्रेंडली भी है और हम आसानी से जल्दी सीख सकते हैं। इसीलिए जो बात अभी कही कि यूट्यूब के चैनल्स हमारे युवा साथी बना रहे हैं, आप जैसे विद्यार्थी बना रहे हैं। कोविड काल में कितने विश्वविद्यालयों के विद्यार्थियों ने इस यूट्यूब चैनल का उपयोग करते हुए कितने क्रिएटिव अपने वीडियोस अपलोड किए इन्होंने। विज्ञान प्रसाद ने जो साइंस की इस तरह के फिल्म शोज किए थे, उसमें ये यूट्यूब की जो दिखाई गई थी इन्होंने डॉक्यूमेंट्रीज, उन्होंने अवार्ड्स जीते हैं। तो इसलिए आप निराश मत होइए, आपके लिए संभावनाओं का बहुत बड़ा द्वार खुला हुआ है, अपार संभावनाएं हैं। आवश्यकता है आप अपने आप को उसके लिए तैयार कीजिए। कोई एक्सपर्ट अपनी टिप्पणी करना चाहें तो आमंत्रित हैं। जी सर, प्रणाम सर। जी, और कोई सवाल? चलिए, मुझे लगता है कि सभी चीजें सर स्वतः सर स्पष्ट। नमस्कार सर। हाँ हाँ रश्मि जी। मैं डॉक्टर रश्मि गौतम सर। सर मैं जो अभी मिश्रा सर ने बोला था कि समाज, मीडिया समाज का दर्पण है, इसी संदर्भ में कुछ कहना चाहेंगे कि ये मैंने इसलिए कहा कि जब भी मीडिया का अस्तित्व हुआ, आजादी से पहले वो अंग्रेजों की जो गतिविधियां थी, समाज के प्रति जो उनका रुझान था, उसको दिखाते थे, उसको लिखते थे। और आजादी के बाद की जो समस्याएं थी, विकास से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, उन गतिविधियों को वो लिखते थे हम अपने समाचार पत्रों में, टेलीविजन में। लेकिन वर्तमान में जो राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक गतिविधियां हैं, उनको हमारे समाचार पत्र समय समय पर लिखते रहते हैं। तो इस संदर्भ में मैंने उसको, मीडिया को समाज का दर्पण कहा। जो समाज में जो भी घटित हो रहा है, उसको वो उसी रूप में लिखते हैं, जिससे कि समाज को लोगों को पता चलता रहे, पाठकों को पता चलता रहे कि हमारे आसपास क्या गतिविधियां हो रही हैं, किस तरीके की घटनाएं हो रही हैं, किस तरीके की सूचनाओं की जरूरत है और किस तरीके का समाज में परिवर्तन आ रहा है। उन सबको मीडिया दिखाने का काम करता है। इसलिए हमने उसको मीडिया को समाज का दर्पण कहा था। तो सर के इस इससे मुझे लगा कि मुझे कुछ बोलना चाहिए थोड़ा सा, तो मैंने बोला सर। और संजीव बानावत सर को भी मैं बहुत बधाई बहुत देती हूँ सर, और मनोज सर को भी बधाई देती हूँ सर।
थैंक यू सर। बहुत बहुत धन्यवाद रश्मि जी आपके इस सार्थक हस्तक्षेप के लिए इस संवाद में। जैसा मैंने आपसे कहा कि इन तकनीकी व्यवधानों के बावजूद ये वेबिनार निर्विघ्न संपन्न हो गया। मैं तो यही मानता हूं आप इतने सहभागी संभागी जो इस वेबिनार में जुड़े उनकी शुभकामनाएं उसी का ये परिणाम है, क्योंकि एक बार तो मुझे लगा था कि ऐसा नहीं हो कि ये कार्यक्रम आज मैं नहीं कर पाऊं, लेकिन ये संभव हुआ आप सबकी शुभकामनाओं के लिए। और आपने चैट बॉक्स में जिस तरह से शुभकामनाएं प्रकट की हैं, आशीर्वाद दिया है हमारे इन आयोजनों को, मैं बहुत बहुत आभारी हूं। और हमारी तकनीकी सहयोगी डॉक्टर पृथ्वी सेंगर, उन्होंने मुझे अभी भी बताया वो खुद IIMT यूनिवर्सिटी मेरठ में टीचिंग का काम कर रही हैं। मेरे सहयोग से मेरे साथ उन्होंने अपना PhD का कार्य पूरा किया था। तो डॉक्टर पृथ्वी सेंगर का भी आभार, जो उन्होंने अभी मुझे बताया है कि 314 रजिस्ट्रेशन अपने इस वेबिनार के लिए हुए हैं। जौनपुर से मुझे काफ़ी अच्छा सहयोग मिला है इसमें भाई मनोज मिश्रा जी का, मैं उनके लिए भी आभारी हूँ। और एक और सूचना देना चाहता हूँ कि अभी तक जो हमारी लगभग ये 3 साल की यात्रा होने जा रही है, इसमें लगभग 225 स्पीकर्स एक्सपर्ट्स देश विदेश के अंचलों से हमारे साथ जुड़े हैं। अभी मैंने ऐसे ही बैठे बैठे कुछ दिन पहले एक एनालिसिस किया तो एग्जैक्ट फिगर 225 का था, आज 4 जुड़ गए, 229 हो गए। कुछ मित्र हमारे रिपीट भी हुए हैं इसमें। तो और करीब 21 राज्यों के विशेषज्ञ हमारे साथ जुड़े हैं और 64 शहर और 4 देश, 4 देशों में अमेरिका, पाकिस्तान, बांग्लादेश और अफगानिस्तान, यहाँ के जो विशेषज्ञ हैं उनको भी हम समय समय पर इसमें जोड़ पाए। ये केवल जो हम ये सोशल मीडिया पर मैं जो अपडेट करता हूँ इन सारी चीज़ों को, सारे अपने इन्विटेशंस को, वहीं से मैं इन देशों में जुड़ा हूँ। अभी भी हमारे पास इस्लामाबाद से रजिस्ट्रेशन हुए हैं इस वेबिनार में। हालांकि चूंकि ऑनलाइन धीरे धीरे खत्म होता है, ऑफलाइन एक्टिविटीज शुरू हो गई हैं, इसलिए लोग जुड़ कम पाते हैं, लेकिन हम वीडियोस भेजते हैं। ये पूरी प्रोसीडिंग्स में रिकॉर्ड कर रहा हूँ और जितने हमारे रजिस्टर्ड पार्टिसिपेंट्स अब तक हैं, लगभग 2500 के ऊपर हमारे पास ईमेल एड्रेसेस आ गए हैं। उन सब के साथ हम वीडियो शेयर करते हैं और ताकि जब उनको सुविधा हो, समय हो, उसको देखें। और आज मुझे लगता है कि शायद ये विषय का प्रभाव है और हमारे जो विशेषज्ञ अलग अलग क्षेत्रों से आए हैं संपादक गण, उनके कुछ कार्यों का मुझे लगता है कि यह आशीर्वाद मिला है कि करीब 50 से लेकर के 66 50 to 66 पार्टिसिपेंट्स हमारे इस वेबिनार में जुड़ रहे हैं। अभी 49 में देख रहा हूँ, तो लगभग 50 का एवरेज बना रहा। ये भी मुझे लगता है कि एक उपलब्धि है कि इतने मित्रों ने धैर्य के साथ कहीं हमें सुना है। और मैं आभारी हूँ हमारे आज के तीनों विशेषज्ञ, श्रद्धेय बाबूलाल जी शर्मा का, ज्ञानेश उपाध्याय जी का, डॉक्टर चंदन शर्मा का, जिन्होंने, क्योंकि पत्रकारों के लिए, संपादकों के लिए शाम का समय चुनौतीपूर्ण है, जब सारे दबाव उन पर होते हैं कार्य के, उस बीच में भी इस दिवस को महत्ता दी, हमारे आयोजन को महत्ता दी। मैं उनके प्रति आभारी हूँ। डॉक्टर मनोज मिश्रा जी से तो आत्मीय भाव बहुत पुराना है। उनके निमंत्रण पे जौनपुर भी 1-2 बार जाने का मुझे मौका मिला, तो उस अधिकार से इन्होंने जिस तरह से हमारे साथ सहयोग किया, या जिस अधिकार से मैं उन्हें इसमें जोड़ सका, मैं आभारी हूँ। ये तीसरा या चौथा आयोजन उनके साथ है जो हम संयुक्त सहभागिता के उसमें कर रहे हैं, उनके प्रति आभार। हमारा अगला आयोजन जो है वो 4 मई को है, 4 जून को है। 5 जून विश्व पर्यावरण दिवस है, क्योंकि 4 जून को रविवार है तो हमने ये आयोजन उस दिन रखा है। और फिर 3 विशेषज्ञ हमारे साथ होंगे। राजेंद्र भानावत जी हैं जो राजस्थान कैडर के IAS ऑफिसर सेवानिवृत्त हुए हैं, विज्ञान के विद्यार्थी हैं, और एक दैनिक राष्ट्रदूत हमारे अखबार है उसमें अतिथि संपादकीय भी वो ले रहे हैं। तो एक विज्ञान के विद्यार्थी, प्रशासक और मीडिया कर्मी के रूप में किस तरह से वो पर्यावरण की चुनौतियों को देखते हैं, हमने आमंत्रित किया है। दूसरे हमारे वक्ता हैं कानपुर के ही जागरण इंस्टीट्यूट है, उसमें प्रोफेसर उपेंद्र हैं, उसके डायरेक्टर, जो मासकॉम का इंस्टीट्यूट है। वे स्वयं लगभग 25 वर्षों तक देश के अनेक अखबारों में काम कर चुके हैं, वो हमारे साथ में होंगे। और डॉक्टर अर्चना कुमारी जो जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में अभी कुछ समय पहले ज्वाइन किया है, उन्होंने एसोसिएट प्रोफेसर के रूप में, और वो गूगल ट्रेनर हैं क्लाइमेट चेंज के ऊपर। तो उनसे हमने रिक्वेस्ट की है 4 जून 11:30 बजे, इसके जो लिंक्स वगैरह हैं वो मैं आपको, हमारे ग्रुप, आज कई मित्रों ने ज्वाइन किया है ग्रुप, उनको उस ग्रुप के माध्यम से, ईमेल के माध्यम से सारी सूचनाएं मैं कल उनको भिजवा दूंगा। और यही अपेक्षा, अनुरोध आपसे है कि हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें,
अपने कमेंट से हमको प्रोत्साहित करें, मार्गदर्शन करें और अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि विचार यात्रा इसी प्रकार से आगे बढ़ती रहे। सर सर हाँ मनोज जी। मैं एक धन्यवाद देना भूल गया था। हम लोगों के बीच में हमारे आंतरिक मूल्यांकन प्रकोष्ठ IQAC एक कोऑर्डिनेटर प्रोफेसर मानस पांडे जी भी आ गए हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। और डॉक्टर अमरेंद्र सिंह जी हैं, उनका भी हार्दिक धन्यवाद। विश्वविद्यालय से लगातार बने रहे, तो मेरा धर्म है सर कि हमारे सीनियर लोग पूरा समय दिए, तो उनका धन्यवाद ज्ञापित करता। नहीं, मैं भी आभारी हूँ अपनी ओर से भी। पूर्वांचल विश्वविद्यालय के इतने वरिष्ठ शिक्षकों ने इतना समय दिया और हमारे इस आयोजन में मैं ये तो नहीं कहूँगा कि सम्मिलित हुए, बल्कि ये कहूँगा कि इस विचार यज्ञ में उन्होंने अपनी एक तरह से आहुति दी है। तो एक शिक्षक के पास ये सबसे बड़ा सामर्थ्य है, तो इस प्रकार के विचार यज्ञों को प्रज्वलित रखने के लिए जिस तरह से आहुति देते हैं, तो हम आभारी हैं कि उन्होंने हमें प्रोत्साहित किया, इस उम्मीद के साथ कि आगे भी आपका यह सहयोग और प्रोत्साहन हमें इसी तरह से मिलता रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। सर प्रणाम।